recording. I think my screen is also. I've started sharing my screen so you can see, right? All of you. Is it visible, right? Yes, sir. Okay. So in the last class, I have explained it to you that there is a very good trick to all of us. We don't need to. So as I said to you that I understand you are all from the biology background, so you have limited hands in mathematics. So you all decided it that we will do with the phasor trigram rather than going with those complex equations and reforming manipulations over there. राइट हमने यही कहा था इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी कभी अंडर रूट दिस समथिंग से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो फिर इसको एक जगह अरेंज करो फिर उसके बाद इसको फॉर्मुलेट करो लास्ट में ऐसा लेके आओ तो आपने बोला था कि सर ये वाली चीजें ना एक तो आप बताते रहते थे कि हम लोग को जब जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो वहां पे लिखते तो थे वेक्टर फॉर्म में कि समेशन ऑफ E1 E2 E3 सब कुछ लिखते थे लेकिन उसके बाद आप बोलते थे कि डायग्राम पे शिफ्ट हो जाओ डायग्राम पे शिफ्ट होने का एक पर्पस था कि उस समय मैं जब बोलता था तो इट मेक्स आवर कैलकुलेशन वेरी इजियर राइट तो यहाँ पे भी हम सेम काम अब करेंगे आपको देखो अगर दो वेव का इक्वेशन दिया रहेगा मैं इसको आपको एज ए रिविजन कर इसको y1 माना है 1 second I think this is something mistake इसको 1 second 1 second this is y2 ये कलर कोडिंग है इसी के लिए इसको मैं बताता हूँ क्यों कलर कोडिंग है या नाउ इट इज फाइन कलर कोडिंग टाइप का मैंने इसलिए इंफॉर्मेशन रखा है कि देखो y को मैंने लिखा है हमारे पास दिया हुआ है y1 या y1 मतलब पोजीशन नहीं है किसी x1 पे पोजीशन नहीं है याद रखना इस चीज को हमने वो भी यूज किया कि किसी x1 पे पोजीशन लेते थे किसी x1 पे किसी टाइम t के लिए ऐसा भी हमने लिया है ना क्वेश्चंस में डील किया है तो वहां पे हम लोग बोलते थे उसको y1 राइट y1 वो क्या होता था पार्टिकल किसी जो इसका पार्टिकल 1 मान रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ठीक है वो y1 होता था राइट यहाँ पे जो y1 है वो y1 वो वाला नहीं है y1 क्या है हमारा जो मीडियम है उसमें दो वेव प्रोपोगेट कर रहा है ये हम जानते हैं तो एक वेव जो प्रोपोगेट कर रहा है वो कौन सा है यानी एक वेव मतलब उसका कंपोनेंट वेव यानी उस मीडियम में जितने भी वेव्स होंगे जितने भी मीडियम में एक साथ अगर मान लो ये स्ट्रिंग है हम ले रहे हैं ये स्ट्रिंग का एक पोर्शन ऐसा ले रहे हैं ऐसा बड़ा सा स्ट्रिंग ले रहे हैं ठीक है इसका कुछ वाई डायमेंशन वाई एरिया होगा लेंथ होगा समथिंग कुछ होगा तो इस मीडियम में कितने वेव्स हैं तो हर एक वेव जो इंडिविजुअल वेव होगा उसको कंपोनेंट वेव कहेंगे और जो वेव मुझे दिखेगा वो कैसा वो कौन वैसा वेव होगा वो रिजल्टेंट वेव होगा होगा कि नहीं हमें तो कंपोनेंट वेव्स नहीं दिखेंगे ना अगर मान लो कि मैंने बोला कि ये वेव एक है कंपोनेंट वेव मान लो दूसरा कंपोनेंट वेव इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूं ये ले लो ब्लू लाइन अब ये बताओ यहां से इस स्ट्रिंग के ऊपर मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग में ऐसे वेव प्रोपोगेट कर रहा है दो वेव प्रोपोगेट कर रहा है ठीक है पहला वेव क्या है y1 जिसको माना है y2 माना है क्या हमें यही चीज दिखेगी क्या स्ट्रिंग में ऐसे स्ट्रिंग दिखेगी क्या कि रैदर हमें ऐसे स्ट्रिंग दिखेगी ये वाला हमें एक्चुअली स्ट्रिंग दिखेगी ये ब्लू कलर की जो स्ट्रिंग है अगर ये दो वेव प्रोपोगेट करेंगे तो स्ट्रिंग का शेप चेंज कर देंगे राइट वो ऐसे तो स्ट्रेट रहेगी नहीं तो हमें जो स्ट्रिंग दिखेगी वो एक्चुअली ऐसी दिखेगी ये वाली होगी उस समय स्ट्रिंग इनका दोनों का समेशन बनेगा अरे यार इससे अच्छा एक काम करते हैं ठीक है इसको ब्लू से ही दिखाते हैं ना क्योंकि ये तो है तो स्ट्रिंग ही ना तो स्ट्रिंग मतलब ये ब्लू कलर से स्ट्रिंग दिखाया तो उस समय अगर दोनों वेव प्रोपोगेट कर रही है साथ में तो कैसा स्ट्रिंग दिखेगा हमें ऐसा स्ट्रिंग दिखेगा
राइट, ऐसा स्ट्रिंग दिखेगा। इसको देखो, ये वाला डॉटेड लाइन इसलिए क्योंकि अगर स्ट्रिंग टाइट ऐसे होती और कुछ उस पर वेव नहीं चल रहा होता तो एकदम बिल्कुल टाइट ऐसे, अगर मेरे पास अगर कोई धागा है या कुछ है मैं दिखा सकता, समझ रहे हो ना मैंने क्या बोलने की कोशिश किया है, कि अगर मेरे पास अगर कोई ऐसे, ये एग्जांपल के लिए ये वायर हमने इसको टाइट करके पकड़ रखा है, अब जब वाइब्रेट करते हैं तब इसका शेप चेंज होता है ना, तब इसका शेप चेंज होता है, देखो इसको शेप चेंज होते हुए दिख रहा है। तो अगर वो टाइट रहती तो वो ऐसी होती, ठीक है, टाइट होती तो ऐसी होती, लेकिन जब उस पर वेव प्रोपोगेट कर रहा है तो मुझे कंपोनेंट 1 या 2 नहीं दिखेंगे वेव के, मुझे रिजल्टेंट वाले दिखेंगे, राइट। तो y1 y2 क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, वो दोनों कंपोनेंट वेव। तो हमने ये जाना कि अगर पीएच वेव हमारा सेम डायरेक्शन वाला, पहले हम केस पढ़ रहे हैं पीएच वेव है, ठीक है, तो वो अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन वाला अगर ट्रेवल करता है तो हमें हमारे पास इक्वेशन ये आते हैं, y1 इसके होते हैं वन कंपोनेंट वन, जिसका वेव कंपोनेंट वन मतलब वेव वन मान लो इसको कहेंगे, ठीक है ना। तो वेव वन इसको कहेंगे वेव टू, राइट। और जो हमें पास जो दिखेगी वो क्या होगी, रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट मतलब जो रिजल्ट के फॉर्म में हमें दिख रहा है एज ए रिजल्ट, बीच में क्या इंटरमीडिएट वाला काम कर रहा है वो नहीं, रिजल्ट। आपने जैसे आपको मैं बोलूंगा, आपने क्लास 10th में आए थे, ठीक है, सीधे 11th में एग्जामिनेशन होता है, उसको बोलते हैं रिपोर्ट का रिजल्ट आपका आ गया। आपको ये नहीं पूछा जाएगा बीच में आपने मेहनत कैसे किया, ये किया कि एग्जामिनेशन में थोड़ा चीटिंग वीटिंग कर लिया है, वो उधर से ऐसे ऐसे करके नंबर लाए, लास्ट में आपको रिजल्ट आता है कि आपके पास ऐसा ऐसा है, तो वही होगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो अब हमें इसको कलर कोडिंग देखते हैं कि होता क्या, कलर कोडिंग से मैं दिखाने की क्या कोशिश कर रहा था। ये रहा, सॉरी, ये सब मैंने समझाने के लिए बनाई थी, ठीक है। तो कलर कोडिंग के थ्रू देखते क्या किया था मैंने, ये देखो सेम कलर दे दिया, कलर कोडिंग में तो सेम कलर दे दिया है, जो डायग्राम में ये दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है। y1 को हम किससे, y1 कैसे दिखाएंगे, ओहो हो, इसको मैं चेंज करूंगा बाद में, अभी के लिए आप ये समझो यहाँ दिक्कत क्या आ रही है। ये y1 है तो इसके लिए a1 बनाना पड़ जाएगा ना, और उसको phi1 बनाना पड़ जाएगा, और इसको a2 बनाना पड़ेगा, इसको phi2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबका मैंने वैसे ही नाम रखा था हम लोगों ने, इसका 1 रखा था तो इसमें भी 1, इसका भी 1 हो गया था, तो कंपोनेंट 1 है ये y1 है, ठीक है, y1 है। तो ये देखो y1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जो एम्पलीट्यूड है a1 उसके बराबर खींच देंगे ऐसा लेंथ, और ये क्या होगा, ये एंगल जो होगा ये क्या होगा, phi1 होगा। और फिर ऐसे ही y2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a2 जो उसका आएगा वो खींच देंगे, और एंगल कितना देंगे, phi2 देंगे, ठीक है। इस कारण से जो हमारे पास जो समेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा y नेट विच इज इक्वल टू AR साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस, बताओ क्या आएगा, इस बार अल्फा आएगा। और अल्फा कौन सा एंगल होता है, ये देखो 1 के साथ जो बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, ये AR, वो होता है अल्फा एंगल। यहाँ पे चार चार चीज आ रही है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती है। phi1 क्या होता है, phi1 होता है जो y1 का जो फेस कांस्टेंट होता है उसको phi1 कहेंगे। phi2 क्या होता है, y2 का जो फेस कांस्टेंट है उसको phi2 कहेंगे। डेल्टा फाई क्या होता है, डेल्टा फाई इनका डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस, phi1 और phi2 का। मॉड लगा दिया है, अगर कोई आगे पीछे होगा जैसा भी होगा वैसे अपने आप को उनके बीच का डिफरेंस निकालेगा, और अगर माइनस साइन आता है तो वो हटा देगा, यानी इसका अर्थ है कि उसके डिफरेंस के बारे में बात करेगा, उन दोनों के बीच में एंगल का जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेगा। तो डेल्टा वाई, ये देखो डेल्टा डेल्टा फाई जो है वो यही है, ये इन दोनों के बीच का एंगल। और अल्फा क्या है, जो रिजल्टेंट बना रहा है उसके साथ, किसके साथ, A1 के साथ, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो Yes, ये sir. हमने निकाला था, और ये AR आया था, हमने ये चीज निकाल ली थी। और tan थीटा का मैंने बोला था कि जानते हैं कि दो वेक्टर अगर मान लो, जनरली ऐसा होता है क्या कि ये वेक्टर क्या होता है, एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है, ये जो एक्सिस है उसी पे लाई करेगा, कब लाई करेगा, जब ये
ठीक, फाइव वन क्या होगा, वन जीरो होगा। तो ऐसे ही केस जनरली मिलता है, एक वेव जो होता है ना वो फाइव जीरो के साथ रखते हैं, दूसरे को ही रखते हैं, तो वहां पे डेल्टा फाइव क्या बन जाता है, डेल्टा फाइव बन जाता है फाइव टू के बराबर। लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना, अगर फाइव वन दे दिया तो वो फाइव टू नहीं होता है, वो उस समय फाइव टू निकल रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, तो ये चीजें हमने निकाल ली थी, ये चीजें हमने कर ली थी, और हमने बोला था कि इसी के थ्रू अब करेंगे। तो बोला था कि ठीक है करते हैं, इसके मजा आएगा, इसके थ्रू सिंपल हो जाएगी चीजें। इसके बाद हमने बोला था ये क्वेश्चन करेंगे, चलो इसका एक क्वेश्चन ये वाला करके देते हैं। देखो मैं पहले क्वेश्चन रीड आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। दो टू वेव्स हैविंग इक्वेशन x1 दिया हुआ है, x2 दे रखा है, यानी दो वेव्स हैं, उनके अपने स्पेसिफिक इक्वेशंस दे रखे हैं, x1 ऐसा है और x2 ऐसा है। इफ इन द रिजल्टेंट वेव, in the resultant rate the frequency and the amplitude remain equal to the, I think यहाँ the frequency हटा, ये चीज हट जाएगी, फ्रीक्वेंसी तो रहेगी ही रहेगी। फ्रीक्वेंसी कैसे नहीं रहेगी, मैंने क्या बोला था, ये दोनों कोहेरेंट सोर्स होंगे ही, कोहेरेंट वेव होंगे तभी होगा, मैंने तभी ऊपर वहां पे जब लिखवाया था पीछे में कोहेरेंट वर्ड यूज कर लिया था पहले ही, कि मैं इंटरफेरेंस किसके बारे में पढ़ रहा हूँ, कोहेरेंट के बारे में। और उसके बाद पीएच वेव्स होगा, और कैसा अभी ये पढ़ रहे, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, या तो दोनों निगेटिव में साथ में ट्रेवल कर रहा होगा, या तो दोनों पॉजिटिव के साथ साथ में ट्रेवल कर रहा होगा। सेम चीज अभी देखो यही है। ठीक है ना, और इनके बीच में फाइव वन फाइव टू दे रखा है। अब बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है रिमेन इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपर इम्पोजिंग वेव्स। ठीक है, यानी जो सुपर इम्पोजिंग वेव्स है, यानी देखो यहाँ पे सुपर इम्पोजिंग फेज, पहली बात उसके ऊपर उसका जो एम्पलीट्यूड है क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड ए वन ए टू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन अब रहेगा नहीं क्योंकि दोनों सेम है। तो जो सुपर इम्पोजिंग वेव्स है, यानी जो कंपोनेंट है वेव्स है, ठीक है, वो ये और ये दोनों हैं, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो किसके बराबर है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बराबर। जो रिजल्टेंट वेव आ रहा है, जो रिजल्टेंट वेव आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड किसके इक्वल है, एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपर इम्पोजिंग वेव्स। अब बोल रहे हैं फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। बताओ निकाल लोगे क्या, अब निकाल लोगे। आपको माइंड में क्या आना चाहिए, अच्छा रिजल्टेंट के बराबर है ए आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए वन इज इक्वल टू ए टू, अच्छा ऐसा दे रखा है, कुछ बोलना चाह रहा है। ओके चलो, ए आर का फॉर्मूला क्या लगाना है, हमें सर बताए थे कि ए आर जो होता है ना वो अंडर रूट ऐसा कुछ आता है, सब बोल दिए थे उन्होंने ऐसा कुछ, पता नहीं उन्होंने सही बोला था या गलत बोला था, चलो देखते हैं इस बार आंसर अगर करेक्ट आ गया तो सही बोला था भाई, है कि नहीं। तो ये बोला था ऐसा, फाइव बोल दिया था ऐसा कुछ। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं डेल्टा। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या चाहिए, यानी डेल्टा फाइव मांग रहा है, यही तो पूछ रहा है। ये क्या है, ए आर बोल रखा है, ए दे रखा है, ए वन क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए टू भी क्या दे रखा है, ए दे रखा है। करो, अब निकाल लोगे क्या, अब कोई दिक्कत है क्या, No, sir. अब निकाल के बताओ, चलो चैट बॉक्स में सब आंसर करो इसको।
चलो गुरप्रीत का आंसर आया है बी। देखते हैं बी आया कि नहीं, बट बहुत अच्छा ट्राई, अच्छा किया। देखते हैं, ट्राई हमेशा अच्छा करना चाहिए, रिजल्ट के साथ मिलता है कि नहीं, हमारा आंसर मैच करता है कि नहीं, वो देखते हैं। आई अप्रिशिएट, ट्राई किया आपने। सभी लोग ट्राई करो। दिक्कत आ रही है क्या इसमें? अच्छा, चलो कोई नहीं। अगर नहीं आ रही है दिक्कत तो कोई इश्यू नहीं है। हमने ए आर को क्या बोल रहा है, ए आर को बोल रहे हैं आप ए, देखो। अच्छा, चलो साहिल ने भी आंसर कर दिया। कोई बात नहीं, जिनको नहीं आ रहा है फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि अब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो उसके बाद फिर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यही सेम चीज स्टोरी में आपको एसी करंट में भी करवाऊंगा और ऑसिलेशन में भी करवाऊंगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट आपने बोला कि जो रिजल्टेंट वेव्स है उसका जो, और सुपर इम्पोजिंग जो वेव है, उनके एम्पलीट्यूड के बीच में रिलेशन है, ऐसा है कि ए आर इज इक्वल टू दैट ए। अब आपके माइंड में पहले कंफ्यूजन हो गया, सुपर इम्पोजिंग वेव्स है तो ये दो वे होंगे। अब दो का अपना अपना एम्पलीट्यूड होगा, तो बोल रहा है कि दोनों बराबर हैं, मतलब रिजल्टेंट का बराबर है सुपर इम्पोजिंग के बराबर, लेकिन कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि किसके सुपर इम्पोजिंग वेव्स के बराबर। कंपोनेंट वन वेव, वाई वन वेव या एक्स वन यहाँ पे लिखा कि एक्स वन वेव के, वो भी एक सुपर इम्पोजिंग वेव है ना, या दूसरा वाला सुपर इम्पोजिंग एक्स टू वाला, तो किसी के ऊपर नहीं किया। फिर मैंने देखा कि अरे यार करने की जरूरत भी नहीं है, दोनों सेम है, तो करने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझ गया, यानी ए आर इज इक्वल टू ए बराबर है, यहाँ दिया हुआ ये बताने की कोशिश की गई थी। जब आपको फॉर्मूला ये मालूम है तो ए आर की जगह ए आप रख दो। क्या रखोगे, ए आर की जगह ए रखोगे तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर आप मानते हो तो ए वन की जगह क्या रखेगा, ए स्क्वायर। ए टू की जगह क्या रखोगे, ए स्क्वायर। टू ए वन क्या लिखेगा, टू ए स्क्वायर कॉस फाइव। अब ये मुझे यहां तक आ गया सिंप्लीफाई होके फॉर्मूले के थ्रू। अब यहाँ पे अंडर रूट है, ठीक है, इसको भी कर देते ए स्क्वायर। हो गया कि नहीं, अंडर रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे भाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, एक दो, ठीक है, टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस डेल्टा फाइव। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से फिर क्या होगा, यहां से हम ए स्क्वायर को, यहाँ वाला इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर कॉस फाइव। यही आएगा ना, इसको इधर ले जाएंगे तो फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्या, तो यानी यहां से मैं कह सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं कि कॉस फाइव, कॉस डेल्टा फाइव मतलब कॉस डेल्टा फाइव इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा तो माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू, 1/2। यानी माइनस वन बाई टू कैसे हम याद करें, सर हमको याद नहीं आ रहा है, प्लस वाला तो याद रहता है। मैं बोलूंगा आपको कॉस का ग्राफ याद रहना चाहिए, ये रहा एक्स वाई, ऐसे एक्स और वाई, कॉस कैसे चलता है। ठीक है, तो माइनस ए बाई टू है, यानी यहाँ पे मालूम है मुझे पाई बाई टू होता है, ये होता है ना। कॉस जीरो कब होता है, पाई बाई टू पे। कॉस थीटा जीरो कब होता है, पाई बाई टू पे। ठीक है, मुझे मालूम है, तो थीटा यहाँ पे यानी ये एक्स, यानी एक्स, या यहाँ एक्स रख दो। ठीक है, तो कॉस एक्स इक्वल टू जीरो कब होता है, जब एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, यानी पाई बाई टू के बाद वाला वैल्यू होगा कुछ। अब मुझे इतना याद नहीं है कि हाफ कहाँ पे रखना है, तो ये मुझे याद रखना चाहिए, सिमेट्रिकल होता है इस पॉइंट के बराबर। ये देखो, जितना लेंथ इधर होता है उतना लेंथ इधर भी होता है, और जितना थीटा इधर होता है उतना थीटा इधर भी होता है। तो अगर मान लो कि यहाँ से 90 डिग्री से देखो 60 पे आता है, 60 पे आता है, यानी 90 डिग्री से कितना दूर, 30 डिग्री दूर 60 पे आता है, वन बाई टू आता है ना।
तो यानी फिर 90 डिग्री से प्लस अगर 30 में चला जाओ तो ये माइनस में आएगा, सेम लेंथ देगा, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मुझे माइनस हाफ निकालना है, तो मुझे मालूम है कि हाफ का तो मुझे वैल्यू मालूम है, कॉस में हाफ का वैल्यू मालूम है। कॉस हाफ किस में आता है बताओ, किसका वैल्यू पे आता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, थीटा का वैल्यू क्या होता है? 0 से पाई बाई 2 पाई के बीच में। बताओ किस पे आता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री पे आता है ना, तो 60 डिग्री पे आता है, तो ये देखो यहां से मानते सिमेट्रिकल होता है, बस क्या करता है ना, ये वाला जो यहाँ पे वैल्यू देगा ना, वो उसको यहाँ पे ना, जितना दूर इससे जाओगे ना, इससे अगर मान लो कि यही देखो, यहाँ पे अगर मान लो आपको पास कॉस 30 डिग्री यहाँ पे रहता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है √3/2। आप बोलोगे कौन से डिग्री पे -3/2 देता है, तो आप बोलोगे ना कि देखो यार 90 के पास पहुंच जाता है, 90 0 रखता है ना, तो यहां से कितना दूर है ये, cos 30 देता है ना, cos 30, तो 90 से कितना दूर है, 90 से कितना दूर है, 90 यहाँ पे पड़ रहा है, तो 90 डिग्री से देखो यहाँ 30 डिग्री पड़ रहा है, तो इन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है, 90 - 30 60 का, तो 60 की दूर है जितना, तो 60 से उतना ही दूर इधर चले जाओ, यहाँ पे चेंज हो रहा है नेचर, पॉजिटिव वाला निगेटिव में भर देगा सीधे, तो मैं क्या बोल दूंगा 90 + 60 क्या वैल्यू देगा बताओ? cos 150 कितना वैल्यू दे देगा? cos 150 डिग्री कितना होगा, 90 + 60 यही होता है ना, हाँ। बताओ कितना देगा, कितना होगा? -√3/2। तो वैसे ही माइनस हाफ का वैल्यू देख लोगे ना कहाँ पे आ रहा है, तो माइनस हाफ कहाँ पे आ रहा है, देखा है हमने कितना, 90 + 30 पे दे रहा है, यानी 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इज इक्वल टू जो फाई है, डेल्टा फाई है, वो आपका आ गया 120 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, कैसे रेडियन में कन्वर्ट करोगे? तो आप बोलोगे कि ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री 180 डिग्री, ऐसे कह दो सकते हो, कोई चेंज नहीं आ रहा है इसमें वैल्यू में, तो 180 डिग्री ऊपर में, ये ऊपर वाला क्या कर दो, सीधे कन्वर्ट कर दो, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इसको ऐसे ही लिख दो पाई रेडियन, और इसको नीचे वाले को छोड़ दो, हमने मल्टीप्लाई ऊपर नीचे सेम किया है, तो वैल्यू में कोई चेंज आएगी नहीं, है कि नहीं? अब ऊपर वाले को चुपचाप मैनिपुलेट कर दिया, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या कर दिया, पाई रेडियन बना दिया, पाई रेडियन जैसे ही बना दिया, और इसको ये देखो यहाँ पे कैंसिल कर लेगा अपने आप को, ये हो गया 0 से 0, और ये हो गया 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये क्या आंसर आएगा, 2/3 पाई रेडियन, इसका डिफरेंस है। या डिग्री में होता तो 120 डिग्री होता, बात तो हमने वही रखी है ना, चीजों को कहाँ कहीं चेंज किया बीच में, यहाँ ऊपर नीचे 180 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कुछ चेंज किया क्या, सिर्फ यूनिट चेंज कर रहे हैं ना, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा यूनिट चेंज करने में मैं वैसे ही करते रहूंगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर वाले को चेंज कर दूंगा, ये यूनिट चेंज करने का तरीका है। ठीक है, अगर मान लो कि आपके पास लिखा हुआ है 5 मीटर, मैं बोल रहा हूं कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं ऐसे करूंगा 5 × 100 और नीचे 100, नीचे वाला क्या कर दूंगा, नीचे वाला कह दूंगा कि ये देखो ये बन जाएगा ऐसा, और ये लिख देंगे 500, तो ये क्या हुआ, 500 सेंटीमीटर ही तो होता है, ये सीएम ही तो होता है कि नहीं? यस सर। तो यानी 5 मीटर को मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में, तो ये यूनिट कन्वर्जन है, लेकिन क्या वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई, वो लकड़ी का लेंथ थोड़ी 5 मीटर तुम कह लो या 500 सेंटीमीटर कह लो तो उससे चेंज हो जाएगा, होगा क्या, नहीं होगा ना। नो तो सर। जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो 120 बोल दो या 2/3 पाई रेडियन बोल दो, ठीक है, समझ में आ गया? आपने डिग्री लिया था पहले में, दूसरे में रेडियन ले लिया, सब कुछ समझ में आ गया, यस सर। अच्छे से हो गया क्वेश्चन। चलो अब देख लो एक बार, ऐसे देख लेते हैं, ये ऐसे रहेगा, वे वैसे रख दिया, तो देखो ये बनी, वही चीजें चल रही है, आई हमारे पास। अभी देखो दूसरा वैल्यू भी हो सकता है, 4π/3 रेडियन भी हो सकता है, क्यों? देखो आपने जो कॉस का जो बोला था cos फाई इज इक्वल टू -1/2, तो अब यहाँ पे हमने देखा था, मैंने इसी के लिए वहां पे एक चीज लगाई थी,
0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो वेव होता है फिर रिपीट होता है, फिर वैसे ही रिपीट होते जाता है, फिर आगे वैसे ही रिपीट होता था, तभी तो पीरियोडिक है ये। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं इसमें देखता हूं 0 से 2 पाई के बीच में। यहां से अगर देखो, यहां से अगर मैं देखूं, तो आपने बोला था कि ठीक है, आप यहाँ जैसे बोल रहे थे, यहाँ पे आप गए थे, आपने बोला था मुझे मालूम है कि यहाँ जो जो होगा, मान लो यहाँ डिग्री में लिखा हुआ है एक्स, यहाँ डिग्री में दे रखा है, यूनिट क्या है आपका, डिग्री में। ठीक है, डिग्री में। तो यहाँ पे आप लिखोगे 60 का है, 60 डिग्री के पास हमारे हाफ आ रहा है, ये मुझे मालूम है। कैसे याद करना पड़ेगा ये चीज, आपके टेबल आपको तो मालूम होगी सारी, साइन की वैल्यू, sin 30 जो स्टैंडर्ड एंगल है उसके साथ तो वैल्यू मालूम होगा साइन का। तो cos 60 का मुझे मालूम है हाफ है, अब मुझे माइनस हाफ का करना है, तो मैं रटने जाऊं फिर से क्या, मैं बोलूंगा नहीं, थोड़ा लॉजिक लगा लो, ग्राफ बना लेना इसका। यहाँ पे ग्राफ बना ले, जहाँ 0 आ रहा है ना, ये रहा, ये 0 आ रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से देखो कितना दूर ये हाफ दे रहा है, तो बोलोगे यहाँ से 30 डिग्री इस डायरेक्शन में दे रहा है। मैं बोला ठीक है, 30 डिग्री दूर है ना, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ ना, देखो बस सिमेट्रिकल रहता है लेकिन अपोजिट काम कर दिया है। यानी ऊपर जो वैल्यू इस डायरेक्शन में अगर जा रहे थे, अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या कर रहा है ये, ऐसे ऐसे वाई की वैल्यूज प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाई की वैल्यूज प्रोड्यूस कर रहा है। इधर जाएंगे तो क्या होगा, बस उल्टा काम करेगा। अगर इतना दूर, इतना यहाँ से अगर इतना दूर गए हैं, इसी टाइप में इतना दूर जाएंगे तो इतना ही लेंथ प्रोड्यूस करेगा, लेकिन क्या, उल्टा डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मालूम है कि 60 हाफ है, इसका वैल्यू हाफ है, तो मैं माइनस हाफ का भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, वो ऐसे निकालूंगा, 30 डिग्री डिफरेंस है 90 से, तो मैं इधर अब जाता हूँ, इधर जाऊंगा तो बस यही काम करेगा, लेंथ सेम रखेगा लेकिन उल्टा कर देगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लेंथ आएगा, ये लेंथ तो सेम लेंथ तो यहाँ पे भी आएगा ना भाई, एक बार यहाँ पे भी आएगा ना। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, ये वाला तो बोल दिए कि यहाँ पे तो यहाँ से ऐसे निकाल देंगे, तो फिर मैं वही बात बोलूंगा, देखो ये लेंथ क्या है, ये लेंथ क्या है यहाँ से, तो यहाँ देखो ये 0 जहां से बनाना है, 0 से कितना डिस्टेंस है, 30 डिग्री का दूरी है, 30 डिग्री है, वैल्यू 60, लेकिन 90 से कितना दूर है, 30, इनके बीच में डिफरेंस है 30 का। ये देखो यहाँ से 30, ये भी वहीं से 30 होगा, ये भी 30 ही होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं ये टोटल कितना हो गया, 2 पाई, और इसमें से माइनस कितना करना है, 30, 30 मतलब कितना हो जाता है, मेरे को अब देखो, मेरे को भी याद नहीं रहता है, तो मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ, और यहाँ 130 बनाता है, इसको गायब कर देता हूँ, पाई रेडियन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये 0, और ये 3 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में, पाई/6, पाई/6 रेडियन। तो देखो यहाँ से, यानी यहाँ से 2 पाई में से कितना माइनस करना है, पाई/6 रेडियन को माइनस करना है। तो देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा 12 और -1 11/6 पाई रेडियन। यही आएगा क्या, यही आ रहा है ना। अगर 2 पाई, ये 1 पाई हो गया, ये 2 पाई आ गया, 2 पाई से मैंने 30 डिग्री के लिए गया, 60 पे आता है, 60 पे 1/2, 30 का डिफरेंस, 30 का यहाँ पे भी डिफरेंस, यहाँ से 30 का डिफरेंस, हाँ, पाई/6 इसका वैल्यू सही रखा है, 180 पाई रेडियन। हाँ यही आ रहा है, 11/6 पाई रेडियन, ये आ रहा है। तो दो वैल्यूज हो सकती हैं, वहां पे ये भी दे दे तो वो भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, पता नहीं इन्होंने ये वाली वैल्यू कैसे दे दिया, ये वाली वैल्यू नहीं होगी, ये वैल्यू होगी, दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता था। ठीक है, समझ में आ गया, अगर वो भी होता तो हमारे पास ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में वही है, ऑप्शन में जो है वो मैच करना है, तो वो अभी बी हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो बी होगा, और जनरली हम 2 पाई के बीच में देख लेते हैं बस, और भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद, इसके बाद ये भी तो हो सकता है, -हाफ फिर कब आएगा, फिर वापस आएगा, फिर इस सेक्शन में आएगा,
यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो अगर मैं बोल दूं -12 है तो मतलब इसमें तो बहुत सारे वैल्यूज आते जाएंगे एक्स के। तो लेकिन हम किसको 2 पाई तक ही कन्फाइन करते हैं अपने आप को। ठीक है, आगे समझ में सबको? यस सर। अब चलो आगे चलते हैं। इसके बाद ये वाला एक और क्वेश्चन कर दो कि देखो बोल रहे हैं कि 3 वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी है तीनों का। ये माइंड में रखेंगे कि सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो यानी उनकी वेव वेलोसिटी भी सेम होगी। तो वेव वेलोसिटी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, तो लैम्डा भी सेम होना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, यानी ये कोहेरेंट है, ये मुझे मालूम चल गया उसका। लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है? 10, 4 और 7 दे रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अराइव एट अ गिवन पॉइंट विथ सक्सेसिव फेज डिफरेंस ऑफ π/2। यानी इसका अर्थ बोलने की कोशिश कर रहा है ना कि y1 ऐसा है, इसको ऐसा मानेंगे तो y2 क्या होगा? सक्सेसिव π/2 का फेज डिफरेंस है। देखो इन दोनों के बीच में देखो π/2 का डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में देखो सक्सेसिव एक, इन दोनों का देखो π/2 होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 3 वेव्स इस पर मैच कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट जो उनका एम्पलीट्यूड बनेगा, जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो आपको मैंने ये जो ट्रिक बताया था वो 1 2 के लिए नहीं लगता है, ये सबके लिए लगता है। क्योंकि सबको आप वेव को, कोई भी वेव होगा आपको क्या करना है, बस एक ही काम करना है ना, उसको इसको डायग्राम में फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखोगे? आप बोलोगे A1 क्या है, ये रहा A1, इसका इनिशियल फेज क्या है 0, तो ये रहेगा, ये वेव 1 A1, ये रहा A1 के साथ, ये वेव 1 को इसे रिप्रेजेंट कर दिया। वेव 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये रहा A2 और 5π/2, ये रहा A2, ये रहा वेव 2। वेव 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? +π, ये रहा एंगल, कहां से स्टार्ट कर देंगे? +π, यहां तक चले जाएंगे, ये रहा A3। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, क्योंकि ये है लाइन। इसको मैं ऐसे लिखा, ये रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन से स्टार्ट करते हैं ना सब कुछ। ऐसे ही हो रहा है ना सारा वेव, तीनों वेव। तो ये वाला ट्रिक एक्चुअली में सब में काम करता है, ट्रिक नहीं है, मैथमेटिक्स है। आपको मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों इसका समेशन हो रहा है ऐसे। तो इसमें सारा वैसे ही चलेगा। अब इसको बताओ, वेक्टर सम से जल्दी निकाल के बता सकते हो क्या? A1 अगर आपके पास 10 है, ये 10 है, ये 4 है, ये 7 है, तो रिजल्टेंट का क्या होगा? रिजल्टेंट इनके सम से कैसे बनेंगे? तो आप बोलोगे कि देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर अपोजिट है, इसका मैग्नीट्यूड 7 है, इसका ये है, तो ये देखो 3 हो जाएगा। ये वाला ऊपर वाला है, ये रहा। पहले मैं क्या करूंगा, सबको मतलब एक जो एक्सिस के अबाउट है, जिसको अगर मान लो कि बहुत सारे वेक्टर होते हैं तो आप क्या करते हो, अगर बहुत सारे ये वेक्टर, ये लो, ये भी डाल देंगे, ये रखो, ये यहां से रखो। अगर ऐसे हैं तो आप क्या करते हो वहां पे काम करने के लिए? आप करते हो सबको डिकम्पोज कर देते हो एक्स और वाई के अबाउट, तुरंत डिकम्पोज करो और सारे कंपोनेंट को फिर ऐड कर लो, और फिर जो रिजल्टेंट बच जाएगा वो बच जाएगा इधर वाला और इधर वाला, कुछ ऐसा बच जाएगा। इनका वेक्टर एडिशन कर दो इन दोनों में। तो आप क्या करोगे, पहले एक्स वाले को कम करो, तो एक आ रहा है, आप बोलोगे कि ये रहा एक्स वाला, कितना 3, 7 में से, हाँ ये 3 आएगा, और ये बोल रहे हो 4, और इन दोनों के बीच में एंगल 90। बताओ इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट? इसका इसके वेव के कारण जो आएगा AR, ये तो पहले हमने किया A1 A2 A3, इसको पहले बना लिया, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये वाला आ गया, तो मैं बोल रहा हूँ AR इज इक्वल टू जो होगा अंडर रूट, मतलब जैसा है, बताओ आप क्या होगा, जल्दी सॉल्व करके इसका आंसर बताओ।
स्टोरी मैंने क्या बताई आपको समझ में आया ना? थोड़ा सा मिस कर गए बेटा हेमराज, थोड़ा सा मिस कर गए। देखो चलो ठीक है, कोई नहीं, अगर आप बोल रहे हो। अरे भाई ये देखो, इन तीनों का ये जो वेव्स है हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। आपने बोला था कि जो रिजल्टेंट वाला वेव्स होता है वो कैसे हम दिखाएंगे, वो आप उसको छोड़ दो कि उसका रिजल्टेंट जैसा जैसा भी होगा। अब इसका A1 A2 A3 दे रखा है, हमने इसके वेव्स को ऐसे लिखा दिया, ऐसे रहा ये। एक्स Y1 है तो ऐसे दिखा देंगे, Y2 है तो इसको ऐसे दिखाएंगे, Y3 है तो इसको ऐसे डायग्राम में बना लिया। अब ये तीनों वेव है, अब ये तीनों वेव सुपर इम्पोज कर रहे हैं, यानी तीनों का क्या होगा, वेक्टर एडिशन उस टाइम पे। तो वेक्टर एडिशन करने जाएंगे तो ये तो A3 और A1 क्या है, आपस में अपोजिट है, तो इनको पहले निपटा लेते हैं बीच वाला काम। तो बोलेगा कि हाँ निपटा दिया, तो A1 ज्यादा बड़ा है तो इस डायरेक्शन में 3 रह गया। ऊपर वाला बोलेगा कि हाँ A2 वाला 4 रह गया। अब ये दोनों है 90 डिग्री पे। अब मैं बोलता हूं कि मैंने दो चार को निपटा के बीच में अब दो वेक्टर वाला इस पे ले आया डायग्राम में। अब दो वेक्टर जब उनके बीच में 90 डिग्री रहता है, एक का लेंथ है 4, एक का लेंथ है 3, तो बताओ उसका रिजल्टेंट का वैल्यू कैसे आएगा? अरे सिंपल बात है ना। ए, अरे मैंने क्या लिखा था, √A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 कॉस फाई ना। ये मैंने बोला था दो वेव के लिए ना, दो वेव के लिए ना, तो मैंने ये कर लिया। ठीक है, 3 को है पहले सिंप्लीफाई करके 2 पे ले आए। अब हमें मालूम है, आप बोले थे A1 A2 A3 होगा, तो अब मुझे कैसे मालूम चलेगा? तो मैंने बोला कि पहले इसको 2 में कन्वर्ट कर लो। 2 में कैसे करोगे, जिन निपटा दो जिससे को, बाकी सब जितना भी जाता है जिसको अपोजिट है ये वाला सब निपटा दो, खत्म कर दो। उसको निपटा दिए कि 2 में बना दिए, फिर 2 वाला में तो ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना। तो लगाऊंगा तो क्या होगा, डेल्टा फाई क्या होगा, डेल्टा फाई ये एंगल ही होगा। तो इन दोनों के बीच का तो एंगल होता था, डेल्टा फाई यही तो होता था। वो A1 वहां ऐसे बनाते थे, A2 ऐसे बनाते थे, तो ये डेल्टा फाई ही तो लेते थे इन दोनों के बीच का एंगल। तो ये 90 है तो यहाँ 90 आ जाएगा, 90 यानी 0, यानी A1² प्लस A2² यानी 4² प्लस 3² का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 5। है कि नहीं? यस सर। यस तो सर। 5 होगा ना यहाँ पे आंसर। समझ गए बेटा हेमराज, आपने क्या थोड़ा सा मिस्टेक किया होगा? यस सर। यस सर। ठीक है, कोई नहीं, बहुत सही अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो सब लोग। ठीक है, देखो एक को हमने बनाया ये वाला, दूसरे वाले को बनाया ये वाला, तीसरे वाले को बना दिया ये वाला। क्यों? सक्सेसिवली 5 फेज डिफरेंस है। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मैं नहीं बना रहा हूँ। Y1 को उसके साथ वाला फेज 1 वाला जो था उसके साथ ये नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर इसके बाद क्या करता है, मुझे जो सेकंड लिखता है ना, इसमें 5 π/2 का डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे 5 1 प्लस π/2 लिखता, वो भी सेम रहता। फिर ये जो दूसरा वाला लिखता है ना, तो π/2 जो पीछे में जो वैल्यू है उसका सक्सेसिव में कितना और डिफरेंस होते जा रहा है, π/2 का डिफरेंस होते जा रहा है। यही तो बोल रहे हैं सक्सेसिवली डिफरेंस क्या है, π/2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो π/2 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो π/2 का। तो सक्सेसिव डिफरेंसेस ऐसा था, उनका अपना अपना एम्पलीट्यूड दे रखा था। तो मैं बोलते हैं रिजल्टेंट वाला जो होगा, रिजल्टेंट वाले का एम्पलीट्यूड क्या होगा वेव का। तो फिर हमने क्या बोला था कि हमें देखो जो फॉर्मूला मालूम है वो √A1 और A2 ऐसे मालूम है, कुछ ऐसे चलते रहता है। अब ये वाला जो मालूम है लिख देता हूँ पूरा, नहीं तो फिर वो बच्चे ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में भी लिख के आ जाएंगे कहीं, √A1 A2 चलते रहता है, ऐसे ही लिख दोगे चलते रहता है। फिर नंबर ऐसे टीचर भी बोलेगा अरे चलते रहता है, 1 2 नंबर कम आते रहते हैं। तो ठीक है, A cos phi। ठीक है, तो यहाँ पे A1 A2 हमें सिर्फ मानता है। मैंने बोला कि इन लोग निपटा लो पहले, तुम निपट लो इसके साथ। और इधर कोई भी रहता, अगर A4 भी रहता तो ये मान लो कि इधर रहता, या बात मान लो कि इधर रहता कुछ थीटा डिग्री के साथ, तो इसको पहले रिजॉल्व करते और कहते तुम लोग निपट लो पहले, पहले सब लोग निपट लो, और एक्स के बाद और वाई के अबाउट जो भी बचता है लास्ट में आ जाओ। फिर उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगा के खत्म कर देंगे तुमको।
ठीक है, ये वाला केसेस नहीं आएगा आपको कभी, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, बहुत ही रेयर केसेस, नीट में तो बिल्कुल नहीं। जेई आपको नीट में दो ही वाला वेव्स के ऊपर आएगा, टू ही इंपोजिंग वेव्स, क्योंकि मैंने आपको एक बात बोला था, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि वाई नेट जो होता है वो y1 प्लस y2 प्लस y3 बहुत सारे हो सकते हैं, जितने भी कंपोनेंट वेव होंगे सबको ले आओ, सबका समेशन होते जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें होंगी, और ये आएगा, और देखो 5 आ गया इसका आंसर, आंसर आ गया आपके पास 5। चलो अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने याद करो कि वेव की इंटेंसिटी की फॉर्मूला क्या बताया था आपको, याद है? अरे सर भूल गए सर, याद है सॉरी, याद है बताओ। सर, हाफ रो हाफ रो ए ओमेगा होल स्क्वायर ए, वी। सही है देखा, और यही अगर मैं म्यू रख देता तो क्या हो जाता है, पावर। और ये कैसा है इंटेंसिटी, एवरेज। ठीक है, सबको याद रखना चाहिए, सब याद रखेंगे। अब ये एवरेज है तो ये किसका है, ये एक वेव है, ए वेव का मैंने लिखवाया था, यहाँ दो दो वेव्स होंगे, तो दो वेव्स होंगे तो मान लेते हैं जैसे x1 रखा था y1 रखा था, यानी x1 और y1 क्या था, दो दो अलग अलग कंपोनेंट वेव्स के जो सुपर इम्पोज करने जा रहे हैं, यानी सुपर इम्पोजिंग वेव्स जिसको कहेंगे, उसके अपने अपने इंटेंसिटी है। i1 होगा जो वो होगा y1 या x1 जो भी जिस टर्म में लिखते होंगे। ठीक है, आप दोनों टर्म से लिख सकते हैं ना, x1 जरूरी थोड़ी एक ऐसे भी वाला भी लिख सकते हैं ना, आपके पास लॉन्गिट्यूडनल, ये तो ट्रांसवर्स वाला था, साइनोसोइडल में ये ट्रांसवर्स वाला है, एक्स वाला भी तो हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन लिख देंगे, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं ओमेगा टी माइनस के एक्स, देखो यहाँ एक्स भी रख रहा हूं, ठीक है, ये एक्स है, ये वेरिएबल है, यहाँ x1 है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन x1 और x दोनों अलग अलग है। x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, किस डायरेक्शन में, x के ही डायरेक्शन में होगा लॉन्गिट्यूडनल, ये वाला y के डायरेक्शन में होगा ट्रांसवर्स, लेकिन है तो दोनों वेव का ही क्वेश्चन, इसी फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये तो आपको ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया कि I1 में जब लिखूंगा तो किसका इंटेंसिटी होगा, इसका इंटेंसिटी होगा y1 के साथ, जो वेव ट्रेवल कर रहा है उस पॉइंट पे, उस क्रॉस सेक्शन से कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है, इसी को तो हम इंटेंसिटी बोले थे। तो यानी इस पॉइंट पे इस वेव वन के कारण जो एवरेज इंटेंसिटी बन रहा था वो I1 है। I2 जो होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट पे, इस रोप के इस पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे हम चले गए हैं, तो वहां पे एवरेज इंटेंसिटी क्या बन रहा है, वो I2 है। मैं बोलूं कि इन दोनों के कारण अब ओवरलैप हो रहा होगा, तो इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, आई रिजल्टेंट होना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के कारण होगा। तो आई रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे आई रिजल्टेंट, चलो इसको आई आर से लिखते हैं। ये बोलोगे सर कि इसको कैसे लिखे सर, I1 प्लस I2 लिख देते हैं सर, दोनों का समेशन करेंगे। मैंने बोला कि नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, ये आई एवरेज था, ये आई एवरेज था, अगर मैं बोलूं इसको आई एवरेज 1 के लिए लिखने के लिए, तो आप क्या करोगे, हाफ रो 1 A1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस V1 लिखोगे, लिख दोगे कि नहीं, अगर 1 के लिए मैं ऐसे बोलूं तो। यस सर। आई आर में बोल रहा हूँ, आई आर लिखते हैं, चलो हाफ, क्या रोहो 1, यानी इसको चल तो रोहो 1 मानते हैं इसको, रोहो 1 को अब मैं बोलता हूँ रोहो लिखने की कोशिश करता हूँ, मान लो रोहो 1, चलो रोहो 1 लिखता हूँ, रोहो 1 ही लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ ए सॉरी ए आर है ना, रोहो आर लिखता हूँ, रोहो आर, चलो रोहो आर, यहाँ ए आर लिखूंगा, ए आर स्क्वायर, यहाँ ओमेगा आर स्क्वायर वी आर, यही लिखना चाहिए मुझे, है कि यस नहीं? सर। अब मैं बोल रहा हूँ आई वन के लिए क्या लिखूंगा, और I2 के लिए ये लिख दूंगा।
अब हम काम करेंगे कुछ। बात ये है कि भैया आप ट्रेवल करो या ना ट्रेवल करो, क्या वेव, ये जो एलिमेंट की जो डेंसिटी इसमें चेंज आएगा क्या? रस्सी पहले भी m/l हम लेके निकाल रहे थे, उसका लीनियर मास डेंसिटी, और आप वेव रहोगे या ना रहोगे तब भी हम वैसे ही निकालेंगे। तो आप पहला वेव भेजो या दूसरा वेव भेजो या रिजल्टेंट वेव भेजो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के लिए मैं बोल दूंगा कि इन तीनों के लिए रोहो r इज इक्वल टू रोहो 1 इज इक्वल टू रोहो 2 होगा कि नहीं? उस एलिमेंट के क्या डेंसिटी पे कोई डिफरेंस होगा? अगर उससे फाइनल वेव मतलब रिजल्टेंट वेव पास कर रही हो, या छोटी वाली वेव पास कर रही हो, या बड़ी वाली वेव पास कर रही हो, रोहो आर तो उसका प्रॉपर्टी है ना, उसका dm/dv है ना, dm/dv है ना। तो ना डीएम वेव के से कोई मतलब है, वो तो मास उस एलिमेंट का है और उसका वॉल्यूम है। अब वेव तुम उसे गुजारो या ना गुजारो, उसका dm/dv तो हमेशा रोहो मतलब वही रहेगा ना, है कि नहीं? यस सर। इस वेव में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो मीडियम अब्सॉर्ब नहीं कुछ कर रही है, ना वॉल्यूम अपना एक्सपेंड करती है ना वेव ट्रांसपोर्ट। इसी के लिए हमने बोला था कि मीडियम में कुछ नहीं रहता है, मीडियम अपने पास कुछ एनर्जी नहीं रखती, वो सोर्स से उठाती है सिंक पे डालती है, इसको कहते हैं नॉन ऑब्जॉर्प्टिव मीडियम। तो हम ऐसे ही अज्यूम कर रहे हैं कि मीडियम कुछ अपने अंदर नहीं रखती है, तो ना वो अपना वॉल्यूम बढ़ा रही है ना कुछ कर रही है, ना गर्म ना ठंडा, कुछ नहीं हो रही है, बस पास करने दे रही है एनर्जी को। तो यहाँ पे टीवी, तो ये इसके बराबर इसको मान लेते हैं, रो को ही मान रखते हैं। अब मैं बोलूं, जो रिजल्टेंट वेव आया था हमने देखा था उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम थी कि नहीं थी? एक सेकेंड बेटा, हाँ एक सेकेंड में आया। हाँ सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। आवाज आ रही है? सर हाँ ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब मानो मैंने दूसरी बात स्टोरी तुम्हें बताई थी कि रिजल्टेंट वेव हो या सुपर इम्पोजिंग वेव हो, सबकी ओमेगा सेम रह रही थी कि नहीं? नहीं रह रही थी क्या? एक चीज बताओ, ये देखो मैंने आपको इक्वेशन जब यहाँ पे गए थे, ये वाली इक्वेशन पे देखो, ये वाली स्लाइड पे देखो, यहाँ पे जब रिजल्टेंट वेव का लिख रहा हूँ तो ये भी तो ओमेगा सेम ही तो रख रहा हूँ और के भी सेम रख रहा हूँ, सिर्फ क्या अल्फा चेंज किया ना यहाँ पे। तो यस सर। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे मैं बोलूं बात रखूं तो ये चीज है, ये चीज यहाँ पे है, ओमेगा सबका सेम होगा। तो ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तीसरी बात, क्या सेम मीडियम में सब ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या V1 V2 सब सेम होगा क्या? होगा कि नहीं? यस सर। सबकी यस सर। मीडियम की प्रॉपर्टी है ना भाई, रूट उसका क्या वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी क्या आता है, रूट टी बाई म्यू। तो रूट टी बाई म्यू जब मैंने आपको बोला था, ये क्या बोला था कि किसकी वेव जो वेलोसिटी है वो मीडियम डिसाइड करता है उसके लिए, तो उसके अंदर टेंशन उसी वही वो भी वही बना हुआ है। अगर मैं इसको मान लो कि ऐसे बना के रस्सी लगा के और ऐसे करता हूँ, इस पे वेव क्रिएट करता हूँ, तो वेव 1 क्रिएट करूँ या वेव 2 क्रिएट करूँ, सबके लिए टेंशन तो वही बना रहेगा ना, जो कि डिसाइड करेगा इसके ऊपर कितना मैंने मास रख रखा है। और इसका ये म्यू भी तो सेम रहेगा भैया। तो वेव 1 ट्रेवल करे या रिजल्टेंट वेव ट्रेवल करे या वेव 2 ट्रेवल करे, सबके लिए वीक सेम रहेगा, तो ये इसको मान लेते हैं बी। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, चलो। आई आर इज इक्वल टू हाफ, क्या लिख सकता हूँ, रोहो ए स्क्वायर, अभी ए आर चेंज है सबका, A1 A अलग, ये सब चेंज है, ये मैं मानता हूँ।
ए आर अलग है, ए वन अलग है, ए टू अलग है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई मैं करूं, यहाँ पे एक चीज करता हूँ पहले, इससे पहले लिखने से पहले, वो ये चीज समझ में आ गई नहीं कि सब सेम होगा। तो अब देखो यहाँ पे एक काम कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते हैं जो जो सेम है ना सबके लिए, वो लिख देते हैं। रोहो सेम है, ठीक है, रख लिया। ओमेगा भी सेम है, रख लिया। वी भी सेम है, रख लिया, ठीक है, ये भी है, ठीक है। डिफरेंस क्या है? ए आर स्क्वायर, बस यही है ना। इसके लिए भी यही होगा ना, अगर मैं आंख बंद करके करूं तो यही होगा, इसके लिए भी यही होगा। बस क्या है, ए का डिफरेंस है। हाँ, आप जब बोल रहे थे यहाँ ए आर, जब आप लिख रहे थे तो ए आर ए वन ए टू ऐसे नहीं होगा कि सब से इक्वल होंगे। तो ये सब इक्वल होंगे तो आप इनको जेनरिक टर्म में लिख सकते हो, रोहो और रोहो और रोहो और ओमेगा 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 सब सेम ही है। और इसको आप कांस्टेंट बना सकते हो, कांस्टेंट बना दो इसको, इसका के नाम रखा तो सबके लिए हो जाएगा। तो आई आर हमारे पास क्या आ रहा है? के टाइम्स ए आर होल स्क्वायर। आई वन क्या होगा बताओ, बोलो। ए टाइम ए1 स्क्वायर। बस, और आई टू ऐसे ही हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। समझ में सबको आ गया? यस सर। अब एक चीज आती है, ए आर ए, अब इसको एक काम कर देते हैं, एक काम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ए आर को होल स्क्वायर में नहीं रखते इसको, यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट ए आर को एक साइड रखा, इसको रख देते हैं ऐसे फॉर्मेट में। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? यस यस सर। सर। अब लिख सकते हैं तो ये वाला चीज क्या होता है, हमेशा फॉलोड होता है। ये तो हमने सीधे इक्वेशन से मान के लाया था, अब इसमें हम रखना है हमको सब में। यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको स्क्वायरिंग का रूट लाने की जरूरत नहीं है, रूट खोलने की जरूरत नहीं, स्क्वायर में ही रखते हैं, यानी ए आर स्क्वायर ही बस ऐसे ही रखते हैं, इज इक्वल टू आई आर बाई क्यू। वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ ए वन स्क्वायर क्या लिखेंगे, आई वन बाई के लिखेंगे कि नहीं? और ये इंप्लाइज क्या करेगा, ये इंप्लाइज करता है कि ए टू स्क्वायर इज इक्वल टू आई टू बाई के। सब्स्टिट्यूट कीजिए इसके अंदर, ये ए आर है, तो यहाँ पे ए आर की जगह ए आर स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिखाएगा, आई आर बाई के इज इक्वल टू, यहाँ पे अब मैं लिखते जाऊंगा आई वन बाई के, आई टू बाई के, ठीक है, प्लस, हाँ अब यहाँ पे देखो अंडर रूट लेना पड़ेगा। अब यहाँ ए वन और ए टू है, यहाँ ए वन और ए टू है, तो इसको अंडर रूट में लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक और चीज कर लेंगे, यहाँ पे ए वन अगर हम लेना चाहेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट आई वन आर के, ठीक है। तो यहाँ पे अब ए वन आ रहा है, तो ए वन की जगह क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स रूट अंडर आई वन बाई के, और ये टाइम्स इसका आएगा आई टू बाई के कॉस फाइव, मतलब कॉस डेल्टा फाइव। अब देखो के सब कैंसिल, ये रूट के बन जाएगा, ये सब कैंसिल। क्या आपके पास लास्ट में यही बच रहा है क्या, आई आर इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। ये सब हटा देते हैं, ये सब हो गया, समझ गए ना, ये वाली चीजें बीच की स्टोरी समझ गए थे ना। यस सर। तो हमारे पास लास्ट में ये बचा है, लास्ट में हमारे पास ये आ रहा है, ये वाली चीज। तो अब आपको ये चीज मैंने क्यों बताई, क्योंकि आपने इससे डराइव की है, ये 2 चीजों से डराइव किया है। तो आप जब याद रखोगे तो इसको ऐसे भी याद रखोगे। अगर आपको एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद रहेगा हमेशा, तो इंटेंसिटी भी उसी टाइप से बनती है, ठीक है। बस पावर में रिडक्शन आ रहा है, इसका अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको एक कम करना है, तो
इंटेंसिटी इसकी जगह रखना है तो AR लिखा हुआ है तो IR बना दूंगा, ट्रिक है याद करने के लिए। A1 स्क्वायर बनाया हुआ हूं, A1 स्क्वायर बनाया हुआ तो इसको I1 लिख दूंगा, स्क्वायर एक पावर कम करते जाना है। A2 स्क्वायर लिखा हुआ एक पावर कम कर देना, इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाते समय। फिर 2, अच्छा इसका ये A1 का पावर एक कम कर देना, यानी रूट में आ जाना है, तो रूट I1, इसका एक कम कर देना है, यानी इसको रूट में आ जाना है, स्क्वायर वाले को 1 में कर देना है, वन वाले को हाफ में कर देना है, और cos फाई तो वही रहेगा ये। ठीक है, और ये वाला कैसे याद रहेगा आपको, तो ये याद रहना ही चाहिए, वेक्टर एडिशन ऑफ टू थिंग्स, है कि नहीं? यस सर। अब फॉर्मूला सबको ध्यान में रहेगा ना, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आगे देखते हैं कि ये सब तो मैंने आपको स्टोरी बता दी कि कैसे होते हैं। लास्ट में ये फॉर्मूला ये वाला है। अब बताओ, अगर मैं बोलूं जैसे वहां पे एम्पलीट्यूड सेम रखा था दोनों सुपर इम्पोजिंग वेव्स का, अगर मैं इंटेंसिटी भी चाहूं सेम रखता हूं, कैसे सर? मैं बोलूं कि अगर दोनों वेव का अभी तक देख रहे थे तो रास रो ओमेगा स्क्वायर और क्या था, आप ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बी, ये वाला चीज सबके लिए सेम आ रहा था। तो आपने बोला था ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है सर, तो ए का अगर मैं जैसे अगर पहले वाले का जो ले रहा हूँ पहला सुपर इम्पोजिंग वेव्स, उसका ए सेम रख रहा हूं, तो ये भी सेम हो जाएगा, I1 भी सेम हो जाएगा सबका, I1 इज इक्वल टू I2, यानी दो वेव्स कैसे हैं सेम। अगर मैं बोलूं, अगर ऐसे आपको बोलूं कि दो वेव जिनकी एम्पलीट्यूड सेम है, तो उससे क्या कंक्लूड करोगे, उनकी इंटेंसिटी भी सेम होगी, ऐसे याद रखना। सॉरी, कि I इज इक्वल टू, अभी तक जो फॉर्मूला लिखाया था ना, अब बस इतना याद रखना कि इसको अब जैसे लिखते हैं तो इसको अब ऐसे याद रखना, ये वाला पहले तो आप माइंड में रखोगे कि अच्छा हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे तरीका बताए हुए थे, इसको पहले ले आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे ना, इस चीज को ना वो ए वाले को खाली बाहर कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर बी, इसको थोड़ा बाहर कर देंगे, याद क्यों, इसके लिए क्योंकि हमें मालूम है कि मीडियम मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, एक ही मीडियम में सुपर इम्पोज होना है सब कुछ को, और कोहेरेंट वाला होगा। तो यहाँ पे इतना मैं बार बार इसको चीजों को लिखूंगा नहीं, इसको लिख दूंगा के स्क्वायर, ऐसे आई का फॉर्मूला याद रखो। तो के स्क्वायर है, तो याद रखना कि बाकी अगर मान लो कि एम्पलीट्यूड अगर सेम होगा किसी अगर वेव वन का, तो इसका इंटेंसिटी 1 होगा, I1 से डिनोट होगा एवरेज वाला का, तो इसका यहाँ पे A1 आ जाएगा। तो A1 अगर सेम है A2 के बराबर, तो यानी I1 I2 के बराबर सेम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, होगा कि नहीं? यस सर। और ये K वाला जो होगा वो क्या होगा, मीडियम एंड सोर्स डिपेंडेंट, ये K का वैल्यू जो होगा वो हाफ रो ओमेगा V, ये मीडियम और सोर्स डिपेंडेंट होगा, जब तक ले दो सेम टाइप का, मतलब सेम मीडियम और सेम फ्रीक्वेंसी वाला, यानी ऐसा मतलब ऑसिलेटर जो दोनों के फ्रीक्वेंसी सेम होगा, यानी कोहेरेंट होगा, कोहेरेंट सोर्स होंगे। तो कोहेरेंट सोर्स अगर जब तक ले है और अगर मीडियम भी सेम है, तो इतने वाले टर्म्स को हमेशा हम ऐसे बिहेव करेंगे कि कांस्टेंट, ठीक है। तो I1 I2 के बराबर हो जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखना, क्वेश्चंस में ऐसे कभी डाल देते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे I1 इज इक्वल टू I2, दे हैव सेम एम्पलीट्यूड। तो अगर सेम एम्पलीट्यूड होगा तो बताओ यहाँ I1 अगर I2 के बराबर हो जाएगा तो क्या ऐसे आएगा, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो क्या आता है, I नेट का जो फॉर्मूला आता है ना, वो देखो, अगर I1 I2 के बराबर I एक लिख देते हैं क्वांटिटी, तो हो जाएगा यहाँ पे 2I, इसके कारण I1 के कारण एक I आएगा, I2 के कारण एक I, तो 2I प्लस यहाँ 2 रूट आई बन जाएगा 2I cos फाई। अब ये वाला चीज आपके अंदर सरदर्दी थोड़ी हो सकती है, क्योंकि फिर से मैं करता हूँ काम, फिर कहोगे सर मैथ्स पढ़ाने लगते हैं आप। इसको आप मान लो कि ये इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नहीं मानना है तो बता दो कि नहीं मानना है, फिर मैं बता दूंगा। सर मान लिया। तो मान लिया ना तुम लोगों ने, तो यस ये सर। होता है कि ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये याद रखना कि अगर दो वेव उसकी इंटेंसिटी सेम होगी, ठीक है ना, कि इसलिए बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे ये वाला चीज ना बाद में जाके यूज होगा वेव मैकेनिक्स में।
अभी के लिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, अभी के लिए नहीं करेगा, अभी कहेगा कि एम्पलीट्यूड 1 एम्पलीट्यूड 2 देंगे अपने मन से और उसके बाद बताओ इसका इंटेंसिटी का रिजल्टेंट कैसा आएगा। अभी नहीं करेगा, वेव मैकेनिक्स में अभी नहीं करेगा। वहां पे उसके पास कोई चारा नहीं है, वहां पे स्लिट के थ्रू होता है, ये रहता है 2 स्लिट। और यहाँ से अगर सोर्स से अगर आपके पास आ रहा है और यहाँ पे क्या करते हैं, ये इसके फोकल लेंथ के पास रहता है, ये बड़ा सा ऐसा लेंस, और ऐसे फोकल लेंथ के पास कुछ है ऐसा रखा रहेगा, स्लिट है यहाँ से और टू डिस्टेंस। अरे यार इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, ये रहा, ये इसके लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस टाइप की, और यहाँ पे एक स्लिट बना देंगे, यहाँ से जितना डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे भी रखना है। ये 2 स्लिट रहता है, स्लिट 1 स्लिट 2 नाम दे देते हैं। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ से सोर्स से अगर चलता है लाइट तो ऐसे जाता है ऐसे, यहाँ इसके पास ऑप्शन नहीं है। ये देखो दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, वहां उसके पास ऑप्शन नहीं बचता है, यहाँ पे रहता है स्ट्रिंग वाले में। क्या क्या स्ट्रिंग वाले में मैंने सोर्स 1 लाया है, ये ऊपर तक जाता है, ये सोर्स 2 लाया है, ये नीचे तक ही जाता है। यहाँ इसमें कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, तो उस केसेस में बहुत ज्यादा आते हैं, वहां पे ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज होता है, क्योंकि बीच में मैथमेटिक्स मैंने बोला ना कि बीच में खा जाते हैं लोग, और ये सिंप्लीफाइड वर्जन पे याद रखते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ऐसे आपको ये वाला इंपॉर्टेंट याद रखना है। हम लोग ये वाला याद रखते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास मैथमेटिकल कैपेबिलिटी होती है तो तुरंत इसको ऐसे कन्वर्ट करके ऐसे चेंज कर देते हैं। आप लोग ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, और अभी के लिए तो ये पक्के से याद रहना चाहिए, और ये वेव में आएगा तो 1-2 बार करने के बाद आपके पास खुद याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया आपके पास। अब दूसरी बात होती है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये वाला जो टॉपिक है ना, अभी मैं थोड़ी देर में करता हूँ, क्योंकि अभी टाइम है ना, थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ और, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं रहता है। यहाँ से थोड़ा सा एक बार कर लेता हूँ ये वाली स्टोरी। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वाला जो अभी पोर्शन है, मैंने वहां का इंटेंसिटी वाले के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, क्योंकि पहले मुझे मालूम तो चले भैया कंस्ट्रक्टिव क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है वो तो बता दो पहले। ठीक है, तो मैंने बोलता हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है पीएच वेव की, जब अभी किसके लिए पढ़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन वाला पढ़ रहे हैं, सब कुछ स्टोरी चल रही है सेम डायरेक्शन वाला, कोहेरेंट सोर्स है हमारे पास, पीएच वेव आ रखा है। इसके लिए हम लोग जानते हैं कि ये सब कुछ आता है, ऐसे ऐसे हम लोगों ने निकाल लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये फेज डिफरेंस, अगर ये फेज डिफरेंस इनके बीच में, अगर मान लो कि इनके बीच का फेज डिफरेंस 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या ऐसे, इसके लिए इसका रीजन पता है क्या है, इसका रीजन ऐसे सोचने का है। ये वैल्यू का ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना ए आर, अगर मैं 2 वेव को रखता हूँ, ठीक है ना, और उसमें फाइव A1 और A2 फिक्स कर देता हूँ, यानी मैंने मान लिया कि अब मेरे पास 2 ही वेव है, आपके पास 2 ही वेव आते हैं, अब आपके पास गेम कहाँ पे आता है, फाइव के बीच। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू गेन करने के लिए मैं कैसे फाइव को रखूं, यानी उनके बीच में फेज डिफरेंस कैसे रखूं, ये स्टोरी आती है। तो ये स्टोरी जब आती है तो आप बोलते हो कि ये देखो ये वाला जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है, अगर आपने A1 और A2 फिक्स कर दिया है और बोल रहे हो कि सब कुछ फिक्स है, बस आप फाइव नॉट को चेंज कर लो, जो है अपने मन से अपने रख लो डेल्टा फाइव को। ठीक है, डेल्टा फाइव को अपने मन से रख लो जैसे आपको रखना है, क्यों रख लो, मतलब ऐसा होता है, देखो स्टोरी ऐसा हो, ये अगर वेव है यहाँ से चल रहा है सोर्स 1, ठीक है, सोर्स 1 क्या हो रहा है कि अगर मान लो कि जैसे अगर डेल्टा फाइव मतलब इसका, अगर मान लो डेल्टा फाइव क्या होना चाहिए वो चेक कर रहे हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि फाइव 1 वाला जो बनाए हैं, इसका वाला यहां से बनाए, ठीक है, यहां से स्टार्ट किए, ठीक है, कुछ यहां से स्टार्ट होते यानी इसका इनिशियल फेज होगा ना इस वेव का, इस वेव का कुछ ना कुछ इनिशियल फेज होगा, फेज ऐसे ही दिखाते थे। अगर मान लो कि फेज π/2 चला गया, यानी वो क्या होगा, मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, तो यानी कुछ फेज से ये स्टार्ट कर रहा होगा, कुछ फेज से ये स्टार्ट कर रहा है, दूसरा वाला स्टार्ट कर रहा होगा, दूसरा वाला यहां से स्टार्ट कर रहा होगा। ठीक है, अभी अभी उसके पास ऐसे जा रहा होगा, ये देखो, यानी कुछ ऐसे यहां से स्टार्ट किए, इस पोर्शन से स्टार्ट किए। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में हम ये डिफरेंस ला सकते हैं, ये ऐसे क्या करेंगे, इसको इस वेव्स को इधर उधर ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये वाला को उठा के अगर मैं ऐसे, अगर मैं कैसे कहूँ, इसको उठा नहीं सकता हूँ ना, ये देखो
एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं आपके पास एक वेव ले जाता हूं। अब देखो ये वाला मैंने बोला दो वेव है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको उठा के मैंने ऐसे किया, ऐसे रख दिया। अब देखो ये आपने क्या किया, आपने इसके फेज के साथ शिफ्ट खेला, क्या इसका आपने एम्पलीट्यूड चेंज किया क्या? क्या नो इसको कुछ भी चेंज किया? नहीं ना किया। यानी यही तो मैं बोल रहा हूँ, A1 A2 आपके पास दिया हुआ है, A1 A2 आपके पास फिक्स है। अब आप क्या गेम क्या कर सकते हो? गेम आप यही कर सकते हो कि इधर इधर इसको शिफ्ट करेंगे, इसको इधर वाले को शिफ्ट कर दिए, मतलब इसे कभी इसको मान लो कहेंगे कि और ज्यादा शिफ्ट करके ऐसे इसका इनिशियल फेज कुछ भी चेंज करते रहेंगे, या इसका भी बोलोगे कि नहीं इसका भी कर देते, ये लो सब कुछ A1 A2 चेंज है, लेकिन क्या कर रहे हो आप? इनिशियल फेज दोनों का चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो इनिशियल फेज अगर चेंज करते हैं, सिर्फ आपके पास ये कंस्टेंट देते हैं, तो इस वैल्यू का, इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कब आता है, ये हम पूछते हैं अपने आप से। ठीक है, तो हम इसका भी मैथमेटिक्स होता है, ठीक है, इसका भी मैथमेटिक्स होता है, लेकिन फिर आप इसको आप ये समझ लो, क्योंकि बहुत लोग ना इसको, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? तो इसका मैथमेटिक्स है, लेकिन मैं आपको मैथमेटिक्स से नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे में क्या करते हैं ना, जब आपके पास कोई फंक्शन होता है ना, फंक्शन एक्स वाई जी, कैसा भी टाइप का फंक्शन है, अगर मान लो कि इसका एक, मान लो कि फाई एक फंक्शन करके लिखा हुआ है मैथमेटिक्स में, इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी एक्स और वाई के लिए या कुछ के लिए, या इसको ये चलो सिंप्लीफाइड वर्जन में एक्स ही मान लेते हैं, ये दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू, वाई का मैक्स वैल्यू निकालने के लिए करते क्या है, पहले हम बोलते हैं इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी वाई बाई, सॉरी डी एफ या डी वाई बाई, जो भी कर इसको डेरिवेट किसके साथ, एक्स के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, इसको जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, जो वैल्यू आता है एक्स का वो आता है एक्स मैक्सिमम या मिनिमम, दोनों आ सकता है, उस वैल्यू को उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो वैल्यू वाई मैक्स आती है। ये तरीका है, ये जनरल तरीका है, चाहे कैसा भी फंक्शन हो। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है, आपने बोला है A1 A2 आपके पास फिक्स है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, डेल्टा फाई, सिर्फ आप डेल्टा फाई ही तो काम कर पा रहे थे इधर उधर करके। तो यानी यहाँ पे आपको देखोगे ए जो है एज एक्चुअली ए आर एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग कांस्टेंट, इसको बोल देते हैं A1 तो A2 सब कांस्टेंट, A1 स्क्वायर प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट डैश, मान लेते हैं इसको कांस्टेंट डैश, कोई दूसरा कांस्टेंट होगा कॉस फाई, और ये फंक्शन बन गया आपके पास, जहां y, मैंने क्या लिखा था, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, तो यहाँ पे आपकी क्या बन गया, ए आर इज इक्वल टू सम एफ फंक्शन ऑफ फाइव डेल्टा फाइव, बन गया ना। सेम तरीका इस पे भी जाएंगे, इसको डेरिवेटिव लेंगे और इसको जीरो से इक्वेट करेंगे और वो निकालेंगे, लेकिन ये आपके लिए और दिक्कत रखती है, ये आपको, मैं आपको इस्तेमाल करवाऊंगा जो हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर समेशन में। वेक्टर समेशन में क्या कहता है, ये वाला मैक्सिमम वैल्यू कब बनेगा, जब ये होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा, तब वो मैक्सिमम बनेगा। यानी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, अगर ये 1 बन जाए तो ये होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बन रहा है कि नहीं? यस सर। तो यानी ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट में आ गया ना, और AR क्या आ रहा है यहाँ पे, AR आ रहा है अंडर रूट A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा AR क्या हो गया आपके पास, A1 प्लस A2। यानी अगर मैं बोलूं कि दो वेव को अगर मैं मिला रहा हूं तो मुझे AR मैक्सिमम चाहिए, और उसके लिए मैंने तुम्हें इजाजत किस चीज में दी है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, वो फाई में चेंज, डेल्टा फाई में चेंज करो, जैसे मन करे जैसे करो, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए AR का, ऐसे जिद पे बैठ गए। फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैंने एक मैथमेटिक्स लगाया और उसमें मैंने पता किया कि इसका अगर वैल्यू 1 हो जाए, टोटल 1 हो जाए, इसका वैल्यू 1 हो जाता है,
तो उसके बाद ये एक मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लेता है। तो 1 जब आता है तो ये होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हो जा रहा है, और फिर ए आर क्या आ रहा है, A1 प्लस A2। यानी अगर दो वेव सेम, अगर उनका डेल्टा फाई, मतलब डेल्टा फाई यहाँ पे अगर 1 आ रहा है तो इसका अर्थ क्या है, सॉरी कॉस फाई, कॉस डेल्टा फाई अगर 1 आ रहा है तो यानी इनके बीच डेल्टा फाई क्या है, 0 रेडियन है कि नहीं। यस डेल्टा सर। यानी इनके कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 कब आता है, जब 0 डिग्री पे आता है ना, 0 रेडियन पे आता है ना। तो यानी 0, यानी कोई फेज डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। यानी आप यही तो कह रहे हो, यहां से अगर ये स्टार्ट होता है वेव, तो सेम जगह से उसको भी स्टार्ट करो, तो आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला वेव बनेगा, और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, A1 प्लस A2। इसको जेनेरिक वे में लिखते हैं 2n पाई। क्यों, कॉस सर पीरियोडिक फंक्शन होता है सर। ये देखो सर, ये देखो, इसका 1 का वैल्यू जो आएगा वो यहाँ पे भी आता है, फिर यहाँ पे 2 पाई पे भी आता है, फिर 4 पाई पे भी आएगा। है कि नहीं, है ना। यस यानी सर। n पाई के जितने भी हो गए इवन मल्टीपल्स पे आ रहा है। तो ऐसा स्टोरी हमें बना, क्यों भाई ऐसा क्यों है, तो भाई आप सर बोलोगे टू, अगर मान लो कि सर कहोगे कि डिफरेंस डेल्टा फाई, चलिए सर आप 2 पाई पे समझा दो सर, तो बोलूंगा ये चलो समझा देता हूँ। ये रहा, तुमने वेव क्या बोला था कि सेम जगह से स्टार्ट करना है, आपने इस वेव को ये वाला लिया, ऐसे पूरा वेव बना होगा, वेव तो पूरा ऐसे चल रहा होगा, प्रोग्रेसिव होगा इस टाइप में। आपने बोला कि इस बार इसको क्या करना है, इसको उठा के, ये वाला दूसरा वाला वेव है, ये ऐसा है, इनके बीच में अभी ये क्या है, फेज डिफरेंस 0 है। तो आप ये बोल रहे हो फेज डिफरेंस 2 पाई होगा, तो इसका अर्थ क्या होगा सर, ये वाला को उठा के यहाँ पे रख देंगे हम। तो यही देखो ना, तो भैया यही तो स्टार्ट हो रहा है, पीरियोडिक वाली चीजें हैं वही तो स्टार्ट हो रही है, यही पोर्शन, ये पोर्शन तो वही तो है, यही पोर्शन तो है वो। तो एन पाई से, मतलब 2n पाई से अगर आप डिफरेंस लाते जा रहे हो, इसका अर्थ क्या कर रहे हो, जो वहां से जैसे स्टार्ट कर रहे हो उसके साथ ही स्टार्ट करवा रहे हो, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 रख रहे हो, या उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 2n पाई का रख रहे हो। इसका अर्थ क्या है कि सेम जगह से सेम स्टार्ट कर रहे हो, सब कुछ एक साथ से ऐसे लेके ऊपर तक जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि दोनों सेम फेज में है, तो वेलोसिटी भी सेम, मतलब सब कुछ एक साथ एडअप होते जाएगा और उसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक पहुंचा देगा। ठीक है, ये होता है कंस्ट्रक्टिव वाला। ठीक है, आप सर बता दिए कंस्ट्रक्टिव होता है, ये हमारे पास आ गया। फेज डिफरेंस वाला भी मैं रहने देता हूँ, ये अभी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, दूसरा अभी के लिए खत्म करने के लिए बात बताते, जैसे ये देखो 2 वेव है, ठीक है, इसका ये है, इसका अपना ये बना हुआ है, इन दोनों के बीच में देखो फेज डिफरेंस 0। ठीक है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0 है। तो मैं आराम से कह सकता हूं कि ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, A1 प्लस A2 होगा कि नहीं, तो AR का वही आ रहा है कि नहीं। A1 यहाँ पे सेम है, A के बराबर है, A2 भी A है, तो यहाँ 2A आ रहा है कि नहीं, देखो रिजल्टेंट वाले का। यस सर। समझ में सबको आ गया। तो यानी इसका अर्थ क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम होगा, तो ये देखो मैक्सिमम टाइप का बनाते हुए जाएगा, दोनों का समेशन ऐड हो जाएगा, छोटे छोटे जो वेव्स बन रहे हैं वो दोनों का एडिशन होकर बन जाएगा। यानी इसका अर्थ है कि जब इस वेव का जो ऊपर होगा सबसे एम्पलीट्यूड पे होगा, तो ये भी वेव अपने सबसे मैक्सिमम पे होगा। तो ये क्या कहेगा कि हम दोनों एक साथ मिलके क्या करेंगे, इसको और ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही टाइम पे एक ही साथ सब कुछ सेम टाइम पे मैक्सिमम पे पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। अब देखो, ये देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखो ऐसा हो रहा है, ये वाला देखो सब साथ में जुड़ते जा रहा है और बड़ा वेव देते जा रहा है। देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं सब एक साथ निकल रहा है, यहाँ पे एक्स वाई वाला देखो सब एक साथ निकल रहा होगा, अगर ये इधर जा रहा है तो ये यहाँ पे ही रहेगा, ये ऊपर देखो यहाँ पे इसका डायरेक्शन देखो, दोनों सेम साथ में चल रहा है। समझ में आ रहा है, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, अगर ये दिख रहा है तो अब ये देखो बाकी ये सब किस, अब देखो दूसरा,
अब बोल रहा है मिनिमम हमको बताओ। फेज को तुम ऐसे कैसे भी चेंज करो, उसका इनिशियल फेज कैसे भी करो, यानी उस वेव को ऐसे ट्रांसलेट कर कहीं पे भी ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, A1 A2 हमने दे रखा है, बस फेज के कैसे भी चेंज करके आप इसका मिनिमम निकाल दो। तो मैंने बोला कि इसका मिनिमम जो वैल्यू होता है ना ए मैन का, ये तब आता है जब cos5 -1 होता है। तो -1 होता है तो क्या हो जाएगा, A1² प्लस A2² -2A1 A2, ये क्या हो गया, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, यही हो गया ना, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू ए। अब देखो वहां पे हमने एक चीज नहीं किया था, याद रखना, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कभी भी एक्स नहीं होता है, ये एक्चुअली मॉड एक्स होता है। मॉड एक्स को ऐसे लिखा जाता है, क्यों, ये क्या करता है, मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव नंबर दे सकता है ना, ये हमेशा वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही देगा ना, ये एक्स कभी ऐसा डिपेंड करता है ना, अगर एक्स की वैल्यू निगेटिव देंगे तो ये पूरा एज अ होल निगेटिव वैल्यू दे देगा ना आपको। ये देखो ये वाले में देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देंगे, अगर निगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा उसको तुरंत उसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके तुरंत पॉजिटिव बना देंगे, और फिर उसके बाद उसका रूट ले लेंगे, यानी जिससे जिससे मल्टीप्लाई किए तो उसी नंबर वाले वैल्यू से फिर उसको एक डिग्री नीचे कर देंगे, तो जैसे जितना वैल्यू था वही आ जाता है। तो ये चीज याद रखना, ये वाला हमेशा, ये ऐसे हालांकि आपके लिए नहीं होता है, ये जेई वालों के लिए होता है कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हमेशा मॉड एक्स होता है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा AR इज इक्वल टू मॉड A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1 है, यानी इनके बीच का डिफरेंस। तो ये जब होता है तो ये -1 होता है, तो -1 के लिए डेल्टा फेज का वैल्यू आपके पास आएगा, ये चीज याद रखना। -1 के लिए देखो यहाँ कैसे निकालते हैं, -1 कैसे निकालते हैं, ये वाला सी यहाँ पे कैसे जानते हैं, π/2 पे मैक्सिमम होता है, 0 पाई पे, π/2 पे कॉस का वैल्यू 0 होता है, यहाँ पे पाई पे -1 होता है, ये याद रखना। और 0 पाई पे क्या होता है, मैक्सिमम 1, और यहाँ -1। तो कॉस पाई का सबसे मिनिमम वैल्यू -1, उसके लिए थीटा क्या है, पाई, और उसके दूसरी बार कब आएगा, दूसरी बार कब आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, वो क्या होगा वैल्यू, तो आप बोलोगे कि सर देखो ये तो रिपीट करता है, कॉस यहाँ पे 1 दिया, फिर देखो इसका टाइम इंटरवल क्या होता है, 2 पाई होता है, तो फिर पाई पे अपना रिपीट करते जाएगा, सॉरी 2 पाई पे रिपीट करेगा, यहाँ 2 पाई पे यह आ रहा है, तो फिर ये देखो यहाँ पे 2 पाई प्लस ये वाला पाई एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 पाई। 3 पाई के बाद फिर वैल्यू आएगी -1। ठीक है, अगला बार बताओगे क्या आएगा, बताओ। आप जो बता रहे हो कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यूज हमने क्या देखा था, 2n पाई पे आता है, उसमें पाई जोड़ देना, यानी जैसे ही अगर मान लो कि पहला अगर 0 वाले के पास देखते हो तो ये पाई पे आएगा, अगर 2 पाई रखते हो 2n पाई वाले की जगह तो क्या होगा, 3 पाई आएगा। तो इस प्रकार से 2n + 1 पाई आपका आंसर होगा, जेनरिक वाला, यही देखो 2n + 1 पाई कॉमन ले लिया हमने, ये आपके पास आएगा, हमेशा डेल्टा पाई इनके बीच में होगा। तो इसका अर्थ क्या होता है, अब देखो डायग्राम के थ्रू देखो, अब एक चीज आएगी, यहाँ पे आपके पास ए मिनिमम आएगा, और ऐसे इंटरफेरेंस को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका डायग्राम देखो मैं कैसे दिखा रहा हूँ, ये वाला छोड़ो, ये देखो, आपने क्या बोला, यहां से आपने बोला कि इस वेव को हम ऊपर की ओर स्टार्ट करेंगे, ये बोल रहा है कि सेम चीज काम करेंगे, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आपने बोला, अभी बताया आपने 2n + 1 पाई, यानी ये क्या कर रहा होगा, 2n + 1 पाई, मतलब देखो यहाँ पे अगर n की जगह 0 रखते हैं सबसे लोएस्ट वैल्यू, तो इसका अर्थ है पाई, यानी इसका अर्थ क्या कर रहा होगा, ये अगर ऊपर की ओर जाने का स्टार्ट कर रहा होगा ना, तो ये वाला दूसरा वेव क्या कर रहा होगा, उस पार्टिकल को नीचे की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, एक सेकेंड।
हाँ हेलो। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर ये ऊपर क्यों जाने मतलब ले जाएगा तो ये नीचे स्टार्ट करेगा। तो अब देखो ये इसका अर्थ क्या होता है, ये बोल रहा है कि अगर तुम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे हो इस डायरेक्शन में, अपने वाले पे मैक्सिमम, इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम अगर आपने पहुंचा है तो मैं सेम काम करूंगा लेकिन वाई के निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम पे पहुंचा हुआ रहूंगा। ठीक है। यस सर। अगर Yes, इनका sir. एम्पलीट्यूड सेम है तो बताओ इनका रिजल्टेंट कैसा दिखेगा। 0, sir. ये तो तुमने पढ़ लिया, y इज इक्वल टू 0, वाह वाह। Yes, ऐसा sir. दिखेगा मतलब ये देखो ऐसे सोचो, ये यहाँ पे सबसे अगर इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहा है तो उसी को अपोजिट डायरेक्शन में ये ले जाएगा ना। यही तो काम कह रहा है, यही बोल रहा है कि तुमने y अगर आपने a मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ए मतलब यही होता है ना एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इस टाइम पे आपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपना करवाया है वेव वन के हेल्प से। इस पार्टिकल का अगर वेव वन होता तो इस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ हो रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर y2 यानी इस वेव के कारण ये बोल रहा है कि मैं तो डिस्प्लेसमेंट करवाता मैक्सिमम डायरेक्शन में, मतलब मैक्सिमम लेकिन माइनस y डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हम दोनों के बीच में, दोनों वेव के बीच में फेज का क्या डिफरेंस है, पाई का डिफरेंस है। तो मैं ऐसे ले जाता, तो हम दोनों को बना के रखना तो साथ में ही है। नेचर ने तो यही कहा है कि रहेंगे तो हम लोग रिजल्टेंट वेव, हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, रहेगा एग्जिस्टेंस किसका, रिजल्टेंट वेव का। तो वेव कैसा दिखेगा, ये दोनों कैंसिल आउट कर लेंगे कब, जब सेम एम्पलीट्यूड होगा। अगर सेम नहीं होगा तो कुछ बच जाएगा जी, अगर ये ऊपर ज्यादा होता और ये नीचे कम होता तो कुछ बच जाता, तो कुछ इस टाइप का आता है, यहां तक आता है। ठीक है, तो वो ऐसा वेव चलता है, ये ऐसा टाइप का, ऐसा वेव बनता है। अगर इसका ज्यादा होता तो ये मुझे मालूम है कि ये चीज तो मुझे मालूम है कि अल्टीमेटली वो इक्वेशन क्या रहेगा, अगर सेम डायरेक्शन में ट्राई कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो ए आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा के फॉर्मेट में रहेगा। यानी इसका अर्थ क्या है, ये रहेगा तो साइनोसोडल वेव है ना, एक ही वेव, रिजल्टेंट वेव का भी इक्वेशन किस टाइप का आ रहा है, यही आ रहा है। तो इसके लिए तो हम लोग हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, बोलते हो कि फाई इसका देखो ये फाई होता था। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो देखना यहाँ पे क्या होगा। अच्छा रुक जाना, ये वाला स्लाइड ऊपर जाते हैं। अब बताओ यहाँ पे cos फाई, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, ये वाला जो अल्फा निकाल देते वहां साइन अल्फा निकालना है। तो अब बोला था कि हमने क्या बोला था कि दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, दो वेव्स हैं वो उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, डेल्टा फाई क्या आ रहा है, वो आ रहा है पाई, पाई आ रहा था। अब दोनों के बीच में पाई आएगा तो ये वाला वैल्यू कैसे रखोगे, यहाँ साइन पाई क्या हो जाएगा, साइन पाई क्या होता है बताओ, यहाँ पे डेल्टा फाई की जगह पाई रखोगे ना, tan अल्फा निकालना है तो। ठीक है, तो tan अल्फा अगर निकालना है तो यहाँ डेल्टा फाई क्या होता है, अगर साइन का ग्राफ देखो, साइन ऐसा होता है, साइन का ग्राफ ऐसा चलता है। तो यहाँ देखो 0 पे 0, पाई/2 पे मैक्सिमम होता है 1, और फिर पाई पे क्या हो जाएगा, फिर 0। तो ये पूरा वैल्यू एज अ होल क्या होता जाएगा, ये देखो मल्टीप्लाइड फॉर्म में ना, साइन पाई/2 a2 टाइम्स साइन पाई/2, ये पूरा ऊपर 0, 0 बाई समथिंग, नीचे कुछ भी हो मेरे को नहीं मतलब, 0 ही आएगा। यानी tan अल्फा 0, यानी अल्फा क्या होगा 0, होगा कि नहीं, tan का ऐसा ग्राफ रहता है कि नहीं ऐसा वाला, अरे याद किए हो कि नहीं, ऐसा रहता है। ये सब ग्राफ इसलिए याद रहना चाहिए ना कि वैल्यूज आप जो डेटाज में रखते हो ना, वो वाला tan वाला वैल्यू रखते होगे √3, 1/√3, ये देखो यहाँ से दिख जाता है कि यहाँ से ये, अच्छा ये 1/√3 है, यहाँ पे 60 पे जा रहे हो तो √3 है, 90 पे जाते हो तो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाता है। यही है क्या, Yes, sir. इतना चीज मैं डेटा में, डेटा टेबल में नहीं याद रखता हूँ, मैं डायग्राम के थ्रू याद रखता हूँ। हाँ, ये √3 है कि √2 है कि √4 है, ये चीज मैं डेटा टेबल से हेल्प लेता हूँ। सॉरी मैंने उसको उल्टा लिख रखा है, यहाँ पे पहले में आएगा √3 और यहाँ पे आता है √3, 60 पे अगर
30 ऐसे ऐसे ही चलते जाता है ना, 1/√3, ये √3, हाँ ऐसे ही जाएगा गारंटी के साथ। ये 0 पे आएगा, ये 30 पे आएगा, यहाँ पे ये 60 पे आएगा और ये 90 पे आएगा। तो ये चीजें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जब कॉस्ट इनके बीच में फेज डिफरेंस अगर पाई का होता है या 2n+1 पाई का, ठीक है, तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो वो क्या बन जाएगा, सीधा रस्सी बन जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो ये वाला इक्वेशन आएगा, और वो क्या होगा, y नेट इज इक्वल टू यहां के अनुसार a2 माइनस a1 का मॉड, जो ar के बराबर आ जाएगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अल्फा 0। ठीक है, तो हमने दो ढंग से देखा। पहला क्या देखा, अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो बात है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स की है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इनके बीच में फेज डिफरेंस, यानी हमने बोला कि इनके बीच में, सॉरी, इनके बीच में क्या बोला कि अगर इनके बीच में एम्पलीट्यूड सेम होगा तो क्या होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगर नहीं होगा तो बचा जैसा रहेगा वो ऐसा वेव चलते जाएगा, लेकिन ये रहेगा क्या होगा, साइनोसोडल वेव ही होगा। तो अभी जो भी हमने देखा है कि पहली बात कंडीशन लगाया है, कोहेरेंट वेव्स पीएच वेव होता है, कोहेरेंट पीएच वेव होगा, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। इसका अब मैं माना है कि इसमें जाके हमने देखा है, क्या देखा है, पहला केस देखा है कि अगर उनके, बाकी तो जेनरिक केस देख लिया, जेनरिक केस कुछ भी हो, उनके बीच में अगर डेल्टा फाई कुछ भी हो तो हमने देख लिया जेनरिक केस। उसमें कुछ स्पेसिफिक केस में गए थे, कब गए थे, अगर फेज, अगर y1 जो प्रोड्यूस हो रहा है, एक मतलब जो वेव है और दूसरा वेव है, उनके बीच में अगर फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर होगा तो क्या होगा बताओ, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव होगा। और अगर उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 2n+1 पाई वाला वैल्यू होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बस हमने क्या किया, स्पेसिफिक कर दिया है तो वो स्टोरी वैसे ही चल रही है कि दो वेव्स हैं, उनके बीच में सुपर इम्पोजिंग हो रहा है, उसके बीच में ए आर कैसे निकालेंगे, तो हम बता दो भैया, तुम पूछते तुमसे कि A1 बता दो, A2 बता दो, उनके बीच में फेज डिफरेंस बता दो, हम बता देंगे ए आर क्या होगा। और उसके बाद अगर अल्फा अल्फा का वैल्यू निकालना है तो आप बता दो मुझे, tan अल्फा इज इक्वल टू, उसके बीच में ये A1 A2 बता दो, और उसके बाद ये डेल्टा फाई बता दो, तो वो वाला फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे और ये इक्वेशन लिख देंगे, हम आपसे पूछने भी नहीं जाएंगे, हम बोल देंगे कि जो रिजल्टेंट वेव होगा वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। लेकिन इसमें अब दो स्पेसिफिक केस कर दिए, क्या कर दिए कि जब हमें एक बताओ कि अगर दोनों के बीच में हमें क्या करना हो कि 2n पाई का डिफरेंस होगा तो क्यों होगा। ये चीज फैसिलिटेट क्योंकि हमें ये कोई सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अगर दोनों वेव्स, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना बना सकते हैं, इनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, अगर A1 A2 वेव है तो, मैं सॉरी वेव 1 Y1 और Y2 है तो, और उनका रिस्पेक्टिवली करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड क्या है, A1 और A2 है, तो मेरे को माइंड में पहला बात आ गया कि जो वो फॉर्मूला आ रहा है भैया, ये आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है कि A1 प्लस स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 कॉस फाइव। अगर मैं बोलूं बाकी सबको कांस्टेंट रख दूं, ये सब कांस्टेंट बना दूं, A1 A2, ये चीज को अगर मैं वेरी करते रहूं तो इससे भी तो AR का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, तो AR का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कॉस किस वैल्यू के लिए, कॉस फाइव के लिए ये मैक्सिमम दे देगा, क्योंकि ये चीज चेंज हो रही है, AR की वैल्यू चेंज होगी, कॉस की, अगर मैं कॉस फाइव की वैल्यू, अगर डेल्टा फाइव चेंज करूंगा तो कॉस फाइव चेंज होगा, और कॉस फाइव चेंज होगा तो ये AR की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मेरे को सबसे ऐसा लगा माइंड में है कि सबसे मैक्सिमम वाला केस क्या हो सकता है और सबसे मिनिमम वाला केस क्या हो सकता है, तो हमने वो चीज कंक्लूड किया कि जब मैक्सिमम होगा उसको कंस्ट्रक्टिव कह देंगे और उसका ये फेज डिफरेंस होगा, ये वाला डेल्टा फाइव का ये वैल्यू होगा, और डिस्ट्रक्टिव ये वाला हो जाएगा। तो ये बात आज खत्म हो रही है, पूरी सी सेम डायरेक्शन वाली, जिसके ये दो लास्ट कंपोनेंट थे हमारे पास। ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। यस। अब हम दूसरे दिन पढ़ेंगे, ये हो गया हमारे पास अब अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर हमारे पास अगर कोई रखा हुआ है के एक्स ओमेगा टी ऐसा टाइप का, ये देखो, और इसी का दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन, यानी इसका होगा
सॉरी सॉरी, ये अगर मान लो कि ये क्या जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ ये डायरेक्शन आपका ये पॉजिटिव एक्स का है ना। और ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ गया, यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा। और आपके लिए कहना आसान है भैया, ये देखो ये पूरा एक्चुअली साइन वाले में चेंज आ जा रहा है। अभी तक आपने जो फंक्शंस दिए थे उसमें ये दोनों सेम रहते थे तो इसी के अबाउट तोड़ते थे, इसको ए बनाते थे, इसको बी बनाते थे। अब देखो अब इसमें यहाँ पे डिफरेंस आ गया, अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो अब इसकी स्टोरी आगे हम सुनाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या कर दिया, ये वाली चीजें कंप्लीट कर दी सेम डायरेक्शन में जाते हुए स्टोरी। और जैसे ही अगर उसको जिस दिन पढ़ा दिया उसके बाद एक क्लास के बाद वो खत्म, स्टैंडिंग वेव्स पूरा खत्म, स्टैंडिंग वेव्स ही वही उसी पे बना हुआ है। ठीक है, उसकी भी स्टोरी बताऊंगा आगे कैसे, उसके पहले एक थोड़ा सा चलेगा, उसके स्टैंडिंग वेव्स में 2 क्लास चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो आपका दिखाएंगे, पहला जो आपका होगा जेनरिक वेव्स पे हम बात करेंगे कि जेनरिक वेव्स तो इधर डायरेक्शन से आ रहे, कोई भी फेज डिफरेंस होगा उनके बीच में, उनका कैसे सुपरपोजिशन होगा, यानी इंटरफेरेंस कैसे होगा। ठीक है, ये स्टोरी समझ में आ गई, सारी लॉजिकल चल रही है ना स्टोरी, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये वाली चीज हमेशा माइंड में रखना कि डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, उसके बीच में फेज डिफरेंस, मेन फेज डिफरेंस याद कर लिए ना, ये जेनरिक वैल्यू जो जेनरिक होता है y1 और y2 का सुपरपोजिशन, इसी के ऊपर बस यहाँ क्या कर देना, इसी का वैल्यू डाल देना। अगर ये होगा आपके पास मैक्सिमम मतलब कंस्ट्रक्टिव होगा, तो आपने बोला था कि यार सर आपने बस यही बोला था याद करने पे 2n पाई के बराबर याद करने पे, तो ये ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू 1 हो जाता है और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसमें डिस्ट्रक्टिव होगा तो ये हो जाएगा 2n+1 इंटू पाई के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो ये चीजें ऐसे याद रखना है। ठीक है, बाकी सब उसकी जगह। इंटेंसिटी पूछेगा मैक्सिमम कब होगी बताओ, इसमें मैक्सिमम क्या होगी बताओ, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी। अगर ये I1 और I2 सेम है तो इसमें ये I1 I2 डिफरेंट भी है, तो क्या होगी इसकी इंटेंसिटी की फॉर्मूला। अगर कंस्ट्रक्टिव अगर आपका इंटरफेरेंस हो रहा है तो बताओ, तो I1 + I2 + 2I1 I2 cos डेल्टा फाई। अब इसमें बताओ कंस्ट्रक्टिव वाले में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव में IR हो जाएगा I1 उसका अपना वाला 1 वेव, I2 अपना 2 वाला वेव। अरे यार रूट भूल जाते हैं यार। रूट भी है सर। हाँ रूट भूल जाते हैं। और कॉस फाई के मैंने बोला आपकी जगह की रखो यार 2n पाई, 2n पाई जैसे ही रखोगे इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये आ गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यही चीजें आपको यहाँ पे मैंने इसी के लिए रोक दिया था उस समय। ये देखो कंस्ट्रक्टिव अगर होगा तो ये हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका रूट ये वाला। ठीक है, अब इसको और भी तरीका है कि इसको क्या कर दिया, इसको 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 उसको इससे बायो वाले स्टूडेंट को बड़ा दिक्कत करता है ये फिजिक्स, यहाँ पे इसको खुशी नहीं मिला तो फिर बोला कि नहीं एक और फॉर्मूला लगाएंगे। क्या, तो I1 को लिख सकते हैं I1 होल स्क्वायर, I2 को लिख सकते हैं √I2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 √I1 I2, और फिर इसको क्या लिखेंगे √I1 + I2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। ठीक है, लिख सर। सकते हैं ना। तो थोड़ा सा ये चीजें रहेगा, बस आपको यही याद रखोगे ना, आई नेट का फॉर्मूला जब 2 वेव सुपरपोज कर रहा है सेम डायरेक्शन वाला, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। अब कंस्ट्रक्टिव है तो मुझे मालूम है कि बस फाइंड इसका डिफरेंस, मुझे ये चीज याद रखना है बस, इसका डेल्टा फाई क्या बन रहा है, बाकी सब आगे मैं संभाल लूंगा। जो जनरल स्टोरी है, अगर AR है तो उसकी जगह जो फॉर्मूला है लिखूंगा जनरल वाला, उसकी जगह ये वैल्यू डाल दूंगा। ए IR आ रहा है तो उसकी जगह ये रख दूंगा। लेकिन आपको जनरली आपको ये चीज माइंड में होनी चाहिए कि हाँ मैक्सिमम जब होता है, जब कंस्ट्रक्टिव होता है, और कंस्ट्रक्टिव होता है तो उसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी गेन होती है, और जब होती है तो वो वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है। और I1 और I2 अगर सेम हो गया तो, अरे भैया I1 और I2 सेम हो गया तो बना देंगे उसको I लिख देंगे √I1
ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स रूट आई, इसका होल स्क्वायर यानी इज इक्वल टू 4, और रूट आई का होल स्क्वायर यानी आई, मॉड आई कह लो फिर आपको अभी लगा तो, लेकिन आई कभी भी निगेटिव होगा नहीं, इंटेंसिटी कभी भी निगेटिव होती नहीं है, क्योंकि होता क्या है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन एनर्जी कभी निगेटिव होगी ही नहीं। अगर निगेटिव होती है तो उसका अर्थ होता है, उसका कुछ मीनिंग होता है, याद रखना। जैसे मैंने वहां पे एक बार लिखा था माइनस यू ई लिखवाया था, इसका अर्थ है कि पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव है, माइनस का अर्थ क्या है स्टोर्ड एनर्जी हो गई है, यानी वो सिस्टम में जो स्टोर्ड है उसको हम बोल रहे हैं, वो एनर्जी को क्या कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी उसकी। तो जो वैल्यू के साथ जो माइनस का अर्थ होता है, या एटॉमिक एनर्जी में देखना यहाँ सारे कुछ क्या रखते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी निकालते हैं वहां माइनस रहता है, वहां पे मैं बताऊंगा क्या अर्थ होता है माइनस का। तो स्केलर क्वांटिटी कभी भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी, अगर उसके साथ साइन लग रहा है तो उसका कोई अर्थ होता है, +2 कूलम लग रहा है और -2 कूलम लग रहा है तो इसका अर्थ उसका मैग्नीट्यूड है, उसका वैल्यू तो 2 कूलम ही होगा। लेकिन यहाँ माइनस वाला बता रही है कि ये चार्ज ऑन द टाइप विच इज फाउंड ऑन नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव टाइप के जो चार्जेस पाए जाते हैं उसमें वैल्यू 2 रख रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब चलो एक एक जल्दी से आप कर दो, डिस्ट्रक्टिव के लिए बताओ, जल्दी बताओ, टाइम भी हो गया, बच्चे भी सब वजह से लेट हो गए तो थोड़ा सा। I1 plus I2 minus 2 under root I1 under हाँ root हाँ, तो इसी को फिर सिंप्लीफाई कर दोगे, इसी को √I1 होल स्क्वायर I2 होल स्क्वायर लिख के, और इसी को यही लिख दोगे क्या, यही आ जाएगा ना, यही आ जाएगा। और I1 I2 सेम होगा इस बार, तो क्या हो जाएगा 0। तो यही तो बोल रहे हो, एक स्ट्रिंग बन जाता है यार। यानी इसके अंदर ये, इससे हमें क्या मालूम चल रही है कि हो क्या रहा है कि एक्चुअली वहां से उस पॉइंट से कोई इंटेंसिटी नहीं, यानी कोई पावर नहीं, कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा होगा एनर्जी का, एनर्जी कुछ नहीं ट्रांसमिट ना इधर इस डायरेक्शन से, ये वेव जितना इधर एनर्जी फेंक रही होगी वो एनर्जी इधर उतना ही कर दे रही है। ठीक है, तो इसका अर्थ Yes, होता है sir. कि ये आई मिनिमम 0 होगा। ठीक है, तो इसका आगे हम लोग डिफ्रैक्शन में, डिफ्रैक्शन और वेव ऑप्टिक्स में इसका ग्राफ भी बनाएंगे, और भी चीजें अच्छे से होगी, लेकिन ये चीज स्टोरी मालूम हो गई आपको। अभी इसके ऊपर और थोड़ा लगेगा, अभी 1-2 क्लासेस में, उसके बाद आपको नॉर्मल हो जाएगा जब वेव मैकेनिक्स में पढ़ोगे ना, ये सारा कुछ है। जैसे आज आपको मैंने रिकॉल करवाया हाफ इंटेंसिटी फॉर्मूला निकालते समय, तो आपको नॉर्मल लगने लगा ना वो चीजें, तो वो चीजें आगे आगे जैसे पढ़ोगे ना ये नॉर्मल लगने लगेगी, कि ये चीजें का इतना इम्प्लीमेंटेशन बार बार यही रिपीट होते रहेगा ना कि नॉर्मल स्टोरीज में ब्रेन में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये चीज करके कंप्लीट हो गया आप क्लास। तो अब हमारे पास जो आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन वाला है। ठीक है, हम उसको आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक के क्लास में कोई भी डाउट No, sir. नहीं No, है? sir. कोई डाउट होगा मेरे को व्हाट्सएप नंबर है, सब पूछ लेना, और सारा क्वेश्चन यहाँ तक लगाना है सबको। नीट का बैठो, और नहीं हो रहा है तो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछोगे, लेकिन लगाओगे सब लोग बैठ के। ठीक है, अब हिम्मत कैसे होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लगे नहीं हमसे, इतने अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, पूरा कोई भी ऐसा नहीं पढ़ा है कि जहां पे हम ये बोल रहे हैं कि बायो के स्टूडेंट है तो ये नहीं पढ़ेंगे या वो नहीं पढ़ेंगे, या इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में पढ़ेंगे, पूरा जेनरिक वर्जन में पढ़ा है हमने स्टोरी। ठीक है, तो ये चीजें मैं आज एंड करता हूँ, और क्वेश्चंस लगाना यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि Yes, sir. क्वेश्चंस लगाओगे पूरे प्रीवियस ईयर्स के लगा लेना। ठीक है बेटा, चलो बाय, गुड नाइट। Bye, sir. Good Good night. night. गुड नाइट। Good night, sir.